हिंदू कुश 28 न्यूज़ आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर छिल्लर। आज मैं बालोट गांव में हूं और रोहतक से जो सोनीपत रोड पे बालोट गांव है, तो आज मैं फोगाट फैमिली से जो बात कर रहा हूं। अपने साथ जो अपने भाई हैं दीपक फोगाट, NRI हैं, कनाडा में रहते हैं 20 साल से। और आज मैं जो है बालोट की जो है वीर भूमि में, पावन भूमि में आया हुआ हूँ। तो दीपक भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू भाई। और सभी परिवारों को दीपक फोगाट का राम राम। तो दीपक भाई, आपकी फैमिली यहाँ पे पूरी रहती है, तो यहाँ के बारे में बताओ ज़रा आप। जी, गांव में यहाँ पर मेरे दो भाई रहते हैं, मेरे चाचा का बेटा और मेरे ताऊ जी का बेटा। जी जी। हम चाचे ताऊओं में तो हम 6 भाई हैं, एक बहन है। और उनमें से एक चंडीगढ़ रहता है, सबसे बड़ा भाई जो था वो गुजर गया था। जी तो जी। 2 यहाँ रहते हैं, और मैं और मेरा छोटा भाई जो मेरा रियल ब्रदर है, हम दोनों भाई हम कनाडा में रहते हैं। कनाडा में रहते हो। तो ये मंदिर के बारे में बताओ भाई साहब। आपका मंदिर है और आपके जो बड़े बुजुर्गों ने ये मंदिर बना रखा है जहाँ पे अखंड ज्योत जलती रहती है। ये मंदिर हमारे दादा जमुना दास जी महाराज का है, जो कि बहुत पहुँचे हुए संत महात्मा थे अपने समय के। हमारी जो जनरेशन है ये 7वीं या 8वीं जनरेशन है। जी जी। और ये मंदिर के चारों तरफ जितना भी एरिया है ये सभी वही परिवार है। तो दादा जमुना दास जी के परिवार से DLF वाले हैं, और उनके भाई के परिवार से हम लोग हैं। तो ये सभी पूरा जितने भी मकान हैं सभी हमारे चाचे ताऊओं के ही हैं। और मंदिर में 24 घंटे घी की जोत जलती है। यहाँ पर हर साल मेला लगता है और कुश्तियाँ करवाई जाती हैं। और मंदिर में कोई पंडित वगैरह नहीं है, सारी की सारी टेक केयर हमारा परिवार ही करता है हर चीज़। तो ये भाई साहब मेला किस टाइम लगता है साल में? ये मार्च में लगता है। मार्च में होता है। होली के बाद जो आठम आती है उस दिन ये मेला लगता है। ये काफ़ी फेमस मेला है बालोट का। पहले आपका अस्तलबोर का आता है, अस्तलबोर के बाद फिर जो है बालोट का मेला आता है। जी जी भाई। तो आज हम दीपक भाई से बात कर रहे हैं, दिल की बात है। और हम जो है नर्सरी से दीपक भाई, नर्सरी क्लास से दीपक भाई की कुछ बातें हम जो है पूछेंगे। तो दीपक भाई, पहले तो आप ये बताओ, बचपन का और भी कोई नाम रहा आपका? बचपन का नाम तो दीपक ही रहा है। घर वाले क्या बुलाते हैं प्यार से? घर पे दीपक ही बोलते हैं। दीपक ही हाँ, बोलते कोई निकनेम नहीं था। तो नाम मेरा दीपक ही रहा। बट हाँ, ये है कि मैं काफ़ी शरारती रहा। बचपन में मेरी पढ़ाई जो है, मैंने हरकिशन मेमोरियल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है। जी जी। ये कहाँ पे? ये रोहतक जो है, ये एक ही स्कूल होता था, डंका स्कूल उस जमाने के अंदर। जी जी। इंग्लिश मीडियम यही स्कूल था। तो मेरे फादर जो है वो डिप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर हुए थे। जी। तो मेरे फादर को था कि मेरे फादर ने खुद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया था मेरठ से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उस जमाने में। जी जी। तो मेरे फादर, अंकल जी का नाम आपने बताओ, अंकल जी का नाम क्या था? मेरे फादर का नाम जी जी। सतपाल फोगाट। स्वर्गीय सतपाल फोगाट अब तो नहीं रहे। जी जी। तो 2006 में जो है वो हमें छोड़ के चले गए थे। जी जी। तो उसके बाद हमारी मेरी मदर थी सुशीला फोगाट, जी जी। जिन्होंने हमारी टेक केयर की। बेसिकली जो आज सक्सेस के पीछे जो सब कुछ है वो मेरी माँ ही थी। जी जी। और 5 साल पहले वो भी नहीं रहे दरअसल, तो माँ बाप हमारे नहीं रहे। तो दीपक भाई, जब तो आपने जो है प्राइमरी तक की जो एजुकेशन आपकी कहाँ हुई? मैं पहले हरकिशन स्कूल में पढ़ा। हरकिशन स्कूल के बाद फिर मैं सोनीपत पढ़ा। जी जी। तो वो प्राइमरी स्कूल की कुछ यादें हैं आपके पास? सबसे अच्छा जो अपनी भाषा में डब्बी या साथी दोस्त? हाँ, मेरे बचपन के साथी बिल्कुल हैं भाई। क्या नाम था प्राइमरी का? बचपन का साथी कौन था? हाँ, मेरे बचपन के साथी आज भी हैं मेरे साथ। जी जी। जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, हरकिशन स्कूल में जो हम पढ़ते थे, हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो आज जो है हम 5-6 यार दोस्त तो आज भी इकट्ठे हैं। जी जी। एक हमारी दोस्त है सुनील बड़क, जो कि बेंगलोर में रहती है, आर्मी में कैप्टन है उसके हस्बैंड। जी जी। सिद्धेश्वर दलाल है, जो रोहतक लॉ उसमें उसने लॉ की हुई है और उसमें कोर्ट में काम करता है। विकास नांदल है, जो आर्मी से रिटायर्ड होके आया, अभी दिल्ली रह रहा है। और आई थिंक वो ICICI का सिक्योरिटी चीफ है अभी। जी जी। और अनिल हुड्डा है, गांव रुड़की से था, तो वो भी रोहतक रहता है। तो मेरे बचपन के मोस्टली जो हमारे साथी थे, मैंने सबके साथ लिंक रखा।
एक ग्रुप बना के हम सब आपस में शेयर भी करते हैं। बल्कि अभी मैं आज तक कनेक्टेड हो आप? आज मतलब आप कनेक्टेड हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, स्कूल से, कॉलेज से, सभी दोस्तों के साथ में। तो ये स्कूल में आपकी जो है एजुकेशन 10th तक हुई या 8th तक हुई इसी स्कूल में रोहतक? जो रोहतक मैंने यहाँ पर जो है 10th तक मैं पढ़ा यहाँ पर। फिर मैं सोनीपत पढ़ा, सोनीपत में मालवीय शिक्षा सदन में भी पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने स्कूलिंग करने के बाद फिर मैं रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो मैं रोकना चाहूँगा आपको, तो प्राइमरी तक की कोई शरारत, कोई ऐसा वाक्य हो जो मतलब ऐसा कुछ हुआ कि भाई आज तक याद आता हो? स्कूल की बात बताता हूँ आपको एक ना। तो शरारती तो थे ही हम। वो हमारे एक इंग्लिश के टीचर हुआ करते, मिश्रा सर। मिश्रा सर। और मैं और अनिल हुड्डा। तो हमने क्या किया, वो साइकिल पे आते थे। तो साइकिल थोड़ी ही बाहर खड़ी हुआ करती स्कूल में एंटर करने के बाद, और क्लास से हमारी थोड़ी सी पीछे हुआ करती। तो हम क्या करते कि मौका देखकर हम रोज उसकी टायर की हवा काट आते। मिश्रा सर ने देखा यार, एक दिन काट दी, 2 दिन काट दी, सोच रहे थे रोज ये हवा कौन काट रहे है। तो एक दिन उन्हें क्या करा कि वो चुपचाप जो है, उनकी नजर थी कि भाई इस बारी जो है ना मैं ध्यान रखूंगा। तो किसी ने हिंट दे दिया होगा, और उड्डा तो बाहर खड़ा, जितवा साइकिल खड़ी थी, और मैं भीतर। अरे मैं हवा काटने लग रहा, पाछे तो मिश्रा सर आ गए। बोले आ जाओ। हम दोनों 2 घंटे मुर्गे बनाए। अच्छा, 2 घंटे मुर्गे? 2 घंटे तक मुर्गे बनाए। उसके पाछे 4-5 दिन तक क्लास में नहीं बनती है, दोनों ने बाहर काट दे हुए। उसके बाद उन्होंने कहा उन दोनों को बुला के लाओ। पहला उन्होंने कहा रोज साइकिल में हवा तुम भरा करोगे। अच्छा, तो पनिशमेंट काफी हैवी पनिशमेंट मिला। तो ये कौन सी क्लास का जो घटना भाई साहब? क्लास तो नहीं ध्यान भाई, अब जो है ना कौन सी क्लास की थी, बट ऐसी ऐसी काफी हरकतें हैं जो हम करा करते। अच्छा, फिर तो और हरकतें बताओ। यार दोस्तों के अपनी के जो कम्युनिटी है वो अलंडी यानी शरारती तो है ही। हाँ, तो और शरारती यार दोस्तों के टिफिन काट के उनकी रोटी खा जानते। तो एक था कलोई का यार दोस्त, उसकी माँ ने रोज बूरा का रोटी देती जो है ना। माँ यार यो कमल, कमल नाम था होगा, माँ कमल रोज बूरा रोटी लेकर आवे है। तो उसने बेचारे ने मिल्याकत कर दिया। उस रिसेस से पहले उसका टिफिन काट कूट कर पाछा बैठ के ने, और वो साफ पानता। वो कहता यार फोगाटने हो तो मना करा करो, 2 रोटी तो छोड़ दिया करो मेरे खाते। अच्छा, कमल के जो मतलब पीछे पड़े रहा करते। हाँ, तो बाकी लड़ाई झगड़े वो तो कॉमन सी बात है। तो कदे किससे गिला बढ़ गए, कदे किससे गिला बढ़ गए। तो स्कूल टाइम में भी खूब झगड़ा में रहा, कॉलेज टाइम में भी बतेरे झगड़ा में रहा। तो बहुत सिर फोड़ रखे है मैंने, मेरा भी कई बारी फूट रहा है। तो भाई साहब मैं अभी किशोरावस्था के बारे में पूछना चाहूँगा। 6th 7th 8th इसकी कोई अच्छी मोमेंट जो जब खाली टाइम में आप कनाडा में बैठते हो तो इंडिया को मिस करते हो, तो किशोरावस्था की भी हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप बताओ। 6th 7th 8th के जो है ना वो मेमोरीज हल्की वॉश आउट हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत बचपन की बातें हैं। तो और उस टाइम पे होता क्या था, शरारतें क्या होनी थी आपकी, शरारतें यही होनी थी भाई। जैसे कि स्कूल की मैंने बताई भाई, गांव में आए तो गांव में भी आ रहे ग्रुप सा बना रखा था, मैं उसका लीडर था। किसी के खेत में तो खरबूजे तोड़ लाए, किसी के बाग में तो जाके न आम तोड़ लाए भाई, रात ने किसी के गंडे पाड़ लाए भाई, होली दिवाली पे किसी के घर पटाखे छोड़ दिए, किसी राकेट टेढ़े करके न किसी के घर में छोड़ दिए। तो ये शरारतें हुआ करती उस टाइम के ऊपर। तो मतलब खाने पीने की कोई चोरी नहीं थी? खाने पीने की तो हाँ, मोस्टली जो है खाने पीने की चोरी की हमने इसी जरूरत ना पड़ी। तो भाई साहब फिर आप 9th 10th और 11th 12th में कोई ऐसा मोमेंट हो जो आप जो मतलब दिमाग को पीस देता है, अच्छी अनुभूति देता है, वो कुछ? हाँ, उस दौरान जो है पढ़ाई में तो मैं था ही था। पढ़ा तो क्या करता था कि मैं ऐसे रेगुलर नहीं पढ़ता था जैसे बाकी स्टूडेंट पढ़ते हैं। एग्जाम तो पहले ही पढ़ा करता मैं जी। तो बाकी तो सारा टाइम शरारता में जाया करता। तो इसका मतलब आप ब्रिलियंट रहे हो, आप 1 महीना पहले पढ़ते थे? हाँ, 1 महीना पहले पढ़ा करता, बस उसे मैं बढ़िया नंबर ले लिया करता, उसी में टॉप कर जाया करता। और बाकी बालक कहते यार पढ़ता था को ना सारी आना तो उल्टे सीधे काम हम बढ़ा रहा है, मतलब कितने कितने सेटिंग बैठा रखी है फोगाट ने ना पेपर में बिना। जो मेरे क्लोज यार दोस्त है उन्हें बेरा है, बोला 1 महीना पहले जब गायब हो ना पेपर तो बैठ कर सारी आना पढ़ाई करे।
तो 10th के बाद भाई साहब आपने जो है कहाँ पे स्कूलिंग कहाँ हुई? मैंने मेरी 10th के बाद मैं सोनीपत सोनीपत कौन शंभू दयाल में कौन से स्कूल? मालवीय शिक्षा सदन। मालवीय शिक्षा सदन में। तो वहाँ पे कहाँ से जो यार दोस्त आपका कौन बना, और जो है 11th में साइड कौन सी थी आपके पास? मेरे पास नॉन मेडिकल थी। हाँ, मालवीय शिक्षा सदन के मेरे यार दोस्तों के साथ। नॉन मेडिकल यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री। बायोलॉजी नहीं थी? ना, बायोलॉजी नहीं थी। मैथ मेरा बहुत स्ट्रांग है, कभी से ही मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। जी जी। तो 11th 12th के भाई साहब किससे बताओ? हॉस्टल में रहा करते। जो आप वो खाने वाली पूछ रहे थे, वो खाने वाली चोरियां हमने हॉस्टल में करी। जी जी। हमने वो देख लिया करते भाई किसके मम्मी पापा आ रहे हैं, वो तो ज्यादा हम लाडू जानते बन के ने। अरे जिसके भी मम्मी पापा हॉस्टल में आवे, मैं सीधी सी बात है, मैं खाना तो लेकर आऊंगे। तो वो अपने हमने देख लिया भाई इस कमरे में है, अरे भाई इस बालक के यहाँ रखे हैं। ये वो एक कमरे में कई कई बालक सोया करते। तो पहला तो उस कमरे के कोई से बालक ने जाके ने महारात ने कुंडी खोल दिए और तुम्हारे गे ला दिए जी। तो उसकी कुंडी खुलवाते, होगा बक्सा ने होगा बाहर पार्क में लेकर आनते, पार्क में लगा ताला तोड़ते, ताला तोड़ के उसके लाडू लूडू काट के उन्हें उल्टा बंद करके अंदर कानते। तो बाबूजी हुआ करते हमारे मालवीय शिक्षा सदन के जो ऑनर थे जी। वो उनको बाबूजी कहा करते, वो वहीं रहा करते हॉस्टल में, हॉस्टल के पास में जी। एक बारी मेरे कमरे के माँ हम रात ने हलवा बनाने लाग रहे, ऊपर पंखे के तार खोल के ने और उसके मत हीटर के तार ला रखे। और एक जना हमारे मत मन रहा वो घी गाना पकान के खातिर। बाबूजी आगे दरवाजा बंद मारा, बाबूजी ने खड़खड़ाया, अरे फगाट दरवाजा खोल। माँ बाबूजी खोलता हूँ। वो हमने साइड दही तार तूर के, और वो ताता हीटर था वो न्यू कानू नीचे पलंग के नीचे जो वो तख्ते वाले होया करते वो पलंग उसके नीचे करके, और मैंने दरवाजा खोला। बुजुर्ग थे बाबूजी। बाबूजी बोले क्या कर रहे थे? मैं बाबूजी पढ़ाई करा थे। बोला पढ़ाई के तो लक्षण नहीं लग रहे, ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है? माँ जी वो मैस मूस मत आती होगी। उन्होंने झुक कर देखा नीचे हीटर, उन्होंने पकड़ के बाहर खींचा, ताता बड़ा था सब क्यों कढ़ाई कुड़ुई सारा। फुक गया बाबूजी। तो बाबूजी जब तो चले गए, भाई रात का टाइम था, अगले दिन सुबह प्रेयर में बुला लिया मैं, करो उस हलवाई को बुलाओ कहाँ है? ये यहाँ पे हलवा बनाने के लिए आए हुए हैं। इनको पढ़ाई की नहीं जाती, इनको हलवाई बनने का शौक है। तो पनिशमेंट मिला या जो है लिबरल तरीके से डेमोक्रेटिक ना तरीके से छोड़ दिए पनिशमेंट गए? मिला। और सारी सुबह प्रेयर में सारे स्कूल के शामी बालक आधे दिन कहने लग रहे रहा फोगाट यो हलवाई का काम करते शुरू कर लिया। मैं आज यो तुम भी सारा भी हलवा बनवाऊंगा कमरे में। तो वहाँ पे 11th 12th में भाई साहब जो है कहाँ के लड़के साथी बने, और क्या मूवमेंट रही उनके साथ, और क्या अनुभव रहा? 11 12 के जो थे हमारे यार दोस्त थे, वो मोस्टली जो है इधर उधर हो गए। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। उनके साथ में कुछ ही लोगों के साथ में लिंक रह पाया। जी जी। सबके साथ में नहीं लिंक रह पाया। मोस्टली जो यार दोस्त रहे वो रहे या तो 10th तक के, फिर उसके बाद रहे कॉलेज लेवल से, या जो मेरे बचपन के साथी जो इवन मेरे साथ स्कूल में भी नहीं थे। तो बट जैसे गांव में मेरे चाचा ताऊ के बच्चे थे, मेरा पुराना दोस्त था सुरेंद्र फोगाट, मेरे चाचा का लड़का, जबकि हम इकट्ठे नहीं पढ़े बट हम बहुत गहरे साथी थे। कोविड के दौरान वो नहीं रहा, ऐसा कोई समय नहीं होता था जब हम दोनों इकट्ठे ना। क्या नाम था उनका? सुरेंद्र फोगाट। सुरेंद्र फोगाट आपके गाँव के थे वो? हाँ हाँ, मेरे गांव से ही थे। रोहतक पीजीआई में जॉब करता था। सारे के सारे ऑपरेशन थिएटर उसी के अंडर में थे। इवन खुद 24 घंटे डॉक्टर्स के साथ में रहने वाला बंदा, और कोविड के दौरान जो है वो हार्ट फेलियर की वजह से चला गया। तो वो बहुत बड़ा धक्का था एक किस्म से। नहीं तो मैं कनाडा से आता था तो वो एयरपोर्ट पर मैं उतरा हूँ तो वहाँ से मेरे साथ होकर ना, मैं जिस दिन जाया करता ना, जब भी उल्टा जाया करता तो दिन रात मेरे साथ ही होता था। नौकरी करने भी गया तो हाजिरी लगाई, और भाई अपना काम कराया या फ़ोन के ऊपर काम करवाया और फिर वापस। मतलब आत्मा का रिश्ता था आपका उसके साथ? बिल्कुल अच्छा से। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो हॉस्टल में जो भाई साहब फिर जो है कैसी लाइफ मतलब बीती है 11th 12th में? अच्छा क्या मतलब क्या फीलिंग क्या थी उस टाइम? जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली है कि उस टाइम में जो हॉस्टल की लाइफ थी वो कैसी होती थी?
आज से डिफरेंट है या आज जैसी ही होती थी? ना ना, बहुत डिफरेंट है। आजकल तो हॉस्टल्स की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई ना, बच्चों के ऊपर इतना पढ़ाई का प्रेशर और जो है ये फ़ोन आ गए, ऊपर से सोशल मीडिया और ये वो, तो बच्चों का पढ़ाई के के प्रति ध्यान कम और सोशल मीडिया और वीडियोज और फेसबुक के ऊपर ज़्यादा चला गया ना। वहाँ उस टाइम के ऊपर तो कुछ नहीं होता था, ना को फ़ोन होया करते ना और कुछ होया था। कमेंट्री सुनने की खातिर भी वो छोटा रेडियो आया था नेशनल का, काला हा जो है ना, 101 रुपया का आ जाया करता, वो उसके ऊपर तो कमेंट्री सुना करते। इवन टीवी तक बड़े लिमिटेड होया करते। तो संडे वाले दिन एक फिल्म दिखाया करते हॉस्टल में हमने। तो वो जो टाइम था ना हॉस्टल का, वो बहुत ही बेटर था। इवन कॉलेज का हॉस्टल भी, हमारे कॉलेज के हॉस्टल में मैं जो है कॉलेज भाई साहब 12th के बाद जो है कॉलेज में कहाँ पे हुई जो आपकी कॉलेज टाइम का? मैं रोहतक से पढ़ा, रोहतक यूनिवर्सिटी कॉलेज से, फिर मैं चंडीगढ़ पढ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी से। एमडी यूनिवर्सिटी में। हाँ। तो फिर जो से दोनों में तो ग्रेजुएशन आपकी ओवरऑल कहाँ से हुई? मेरी ग्रेजुएशन रोहतक की है, रोहतक से हुई। अच्छा, बीएससी से? हाँ। बीएससी तो जर्नल ग्रुप ए या बी, मतलब आपका जर्नल ग्रुप ए हो गया, बी तो बायोलॉजी से होता है तो ये हो गया। तो फिर आफ्टर ग्रेजुएशन भाई साहब तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन तो उससे आगे जाने से पहले हॉस्टल की हम जो बात कह रहे थे, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हर बच्चे को जो है ना, हर माँ बाप को अपने बच्चों को एक बार ये हॉस्टल में जरूर भेजना चाहिए। हॉस्टल बच्चों को एक डिसिप्लिन जिंदगी सिखाता है ना, चाहे वो स्कूल में भेजें चाहे वो कॉलेज में भेजें, बट उनको एक बारी जो है ना हॉस्टल की ज़िंदगी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी हमेशा एक किस्म से वो यादगार बन के रहती है। आप ज़िंदगी में किसी भी मुकाम के ऊपर चले जाएंगे, आप हॉस्टल को हमेशा याद रखेंगे। याद रखें। तो दीपक भाई बीएससी के बाद फिर आपने एमएससी चंडीगढ़ से की? हाँ, मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया, फिर मैंने एमएससी अच्छा, मास्टर इन इंग्लिश यानी एमए इंग्लिश कर रखी है? पहले मैंने एमए इंग्लिश किया, फिर उसके बाद मैंने एमएससी की। तो इंग्लिश ऑनर्स का कुछ जैसे क्या क्या पढ़ा आपने? 12th नाइट, जैन आयर, होम एंड द वर्ल्ड? हाँ, विलियम शेक्सपियर बहुत पढ़ा है भाई। हाँ ना, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो अपने ये दीपक भाई है जो इंग्लिश ऑनर्स में जो सिलेबस होता है वही एमए इंग्लिश में होता है। तो एमए इंग्लिश भाई ने कर रखी है। तो जो इंग्लिश का जो लिटरेचर होता है अगर उसको वो पढ़ लेता है तो वो जेंटलमैन हो जाता है। तो ये हमारी ओर से तो जो दीपक भाई हैं जो है छोटू राम धाम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और मेरी ओर से भाई जाटो के कलेक्टर भी हैं। कलेक्टर यानी आईएएस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर। तो दीपक भाई ज़रा ये बताओ आप इंग्लिश ऑनर्स के बारे में जाटो के बच्चों को, कि अगर पढ़ोगे तो मास्टर ही बनोगे, तो इंग्लिश ऑनर्स के बारे में भाई साहब आप बताओ। आप बिल्कुल, देखो जो है ना मास्टर्स इंग्लिश के अंदर मोस्टली आपको लिटरेचर ही पढ़ाया जाता है। हमारी जो पोइट्री, हमारे जो प्लेज हैं उनके बारे में मोस्टली पढ़ाया जाता है। मेरा रॉबर्ट विलियमसन मेरा फेवरेट पोइट रहा है। शेक्सपियर को मैं बहुत पसंद करता हूँ। शेक्सपियर का एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट, बहुत फेमस प्ले है। तो इंग्लैंड में ये है 1500 बीसी के टाइम की बात है, जब 1514 में विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे आई थिंक, और 1559 या मेरे ख्याल से 63 या 64 के ऑलमोस्ट इस दौरान जो है लंदन में उनकी डेथ हुई थी। तो अपने ज़माने के बहुत ज़बरदस्त राइटर थे वो, बहुत ज़बरदस्त राइटर, बहुत तो फेमस। शायद उन्होंने फिर वो पोइट भी थे और शायद उन्होंने प्ले भी लिखे हैं। प्ले लिखे हैं, मोस्टली प्ले लिखे हैं, मोस्टली तो प्ले लिखे हैं। उनकी कुछ शैली बताओ, जैसे वो पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि आप मुझे जानते हो, क्या आप जानते नहीं, नो यू नोट। हाँ बिल्कुल, तो ये शैली है, जरा इस शैली के बारे में बताओ। ये वैसे शैली जो हमारी जो है हमारी कौम से मिलती है शैली, पार्किंग नहीं भाई, पार्किंग नोट, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एंड नो मी नोट, क्या आप मुझे नहीं जानते, नो, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये पुराने प्लेज में ये स्लैंग्स यूज किए जाते थे। उस जमाने में कोई टीवी वगैरह तो होता नहीं था, सारे प्ले ही होते थे जो थिएटर्स में प्ले किए जाते थे। तो विलियम शेक्सपियर ने वो सारे प्ले लिखे हैं जो बहुत फेमस हुए थे उनके। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं आज के टाइम के ऊपर, तो कोई प्ले वगैरह, कोई ड्रामा नहीं रहा। मैं जो 12th में बच्चे पढ़ रहे, 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं छत्तीस जात से, हरियाणा से, पूरे उत्तर भारत से, पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से, तो आप उनको इंग्लिश ऑनर्स के क्या स्कोप है? अगर 12th के बाद इंग्लिश ऑनर्स में आते हैं तो उसके बारे में बताओ भाई साहब आप। हाँ देखिए, 12th के बाद तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, इंग्लिश तो आपकी रहेगी ही रहेगी। हाँ, बट जब अगर आप मास्टर्स जो है वो इंग्लिश से करना चाहते हैं, तो जब हम किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से मास्टर करते हैं तो हमारा जो स्कोप है वो लिमिटेड हो जाता है टीचिंग लाइन के लिए, यानी कि आप लेक्चररशिप में जाएंगे या फिर आप टीचिंग लाइन के अंदर जाएंगे।
तो जो बच्चे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ख़ासतौर पे जो लड़कियां जो हैं हमारी कौम से और हमारे परिवारों से, उनके लिए ये बेस्ट प्रोफेशन है। और ऑफ कोर्स जो है आज के ज़माने के अंदर इंग्लिश हमारी एक किस्म से सेकंड लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन में तो आप हम सेकंड लैंग्वेज में यूज़ कर ही रहे हैं, बट जो रिटन जो कम्युनिकेशन है उसमें तो इंग्लिश के सिवा कहीं काम ही नहीं चलता है। आज चाहे हमारे ऑफिस हो, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे कुछ भी हो, जी जी, चाहे हमारे कोर्ट का काम हो, एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश। एवरीथिंग। तो हर बच्चे को जो है ऑफ कोर्स इंग्लिश की तो नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, बट जो बच्चे जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, यस, मास्टर्स इन इंग्लिश इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और जो है जब आप इस लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे और जो पुराने ज़माने के लिटरेचर के बारे में सीखेंगे, तो वो आपका एक अलग ही अनुभव रहेगा। इवन दो बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, पर मुझे आज तक याद है, आज तक जो है मुझे जो है कुछ चीज़ें याद हैं जब हम पढ़ते थे। जैसे कि कुछ पोएट्रीज थी रॉबर्ट विलियमसन की, इस जो फॉरेस्ट के ऊपर। जी जी, हाँ, उन्होंने बड़ी डिफरेंट तरीके से फॉरेस्ट को डिफाइन किया था कि कितना ब्यूटीफुल है फॉरेस्ट, जो उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज़ की थी। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो हर एक उन्होंने पत्तों के बारे में, पेड़ों के बारे में, जगह के बारे में, जानवरों के बारे में, तो देर आर सो मैनी थिंग्स। जब डिपेंड करता है हर बंदे के टेस्ट के ऊपर, हर बंदे के नेचर के ऊपर। बट यस, इंग्लिश मास्टर्स इन इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आवर किड्स। जो दीपक भाई, फिर एक मेरा सवाल और है आपसे, क्या ऐसा है कि जो इंग्लिश से मास्टर कर लेता है, इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वो जेंटलमैन हो जाता है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। यस ना, जेंटलमैन की डेफिनेशन कई सारी हैं, बट हाँ ये है कि अगर आप इंग्लिश से अपनी स्टडी करते हैं तो हाँ, वो आपको एक किस्म से आप ये कह सकते हैं एक तहजीब आ जाती है इंसान को, डिसिप्लिन हो जाता है। डिसिप्लिन आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो इसमें साथ में ही एक थोड़ा सा और तीखा सा सवाल है, अटपटा सा भी है। तो अपनी कौम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि भाई डिसिप्लिन, आप इनडिसिप्लिन आप मत बनो, तो इसके बारे में कुछ? हमारी कौम को तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। सबसे ऊत हमारे टांगे तो बालक हैं ना, और सबसे ज़्यादा आंकड़ों हमारे बच्चे हैं। यही कारण है जिसकी वजह से आज भी विदेशों के अंदर जब हमारे बच्चे जाते हैं तो बाकी लोग, जब उनको ये पता चलता है कि ये बच्चे हरियाणा से हैं, वो हेजिटेशन मानते हैं उनको हायर करने के लिए, क्योंकि भाई हमारे खून में जो है ना ये अकड़ूजोपन है, और जो एटीट्यूड इशू है, इन रियल बेसिकली इट्स एन एटीट्यूड इशू। ये फिर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना? बिल्कुल, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल जिंदगी अगर जीनी है तो इवेंचुअली जो है आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। मैं भाई जो है दीपक भाई के पास हूँ, एनआरआई हैं दीपक भाई, तो मैं खुद भी बोलना चाहूँगा अपने समाज के बच्चों को, अपनी कौम के बच्चों को, छत्तीस बिरादरी के बच्चों को, अगर डिसिप्लिन में रहोगे और संस्कार के साथ रहोगे तो आपको दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। मेरा वादा है, मेरा अनुभव है, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, छोटे बड़े की इज्जत मान मर्यादा में रहोगे, तो आप लोगों को कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल, ये हकीकत है। एक डिसिप्लिन ज़िंदगी में आपको जो है एक प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करता है, आपको जीने का तरीका सिखाता है, और आपके समाज में वैल्यू और इज्जत दोनों को बढ़ाता है, और वो बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बच्चे हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं, पढ़ाई में आगे जा रहे हैं, बट जहाँ जो हमारी कमी है वो सिर्फ यही है कि हमारे बच्चों के अंदर अभी डिसिप्लिन की कमी है। वो जो है उसकी शुरुआत हमारे पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी। जब आप अपने घर पर एक डिसिप्लिन का माहौल स्टार्टअप करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे बच्चे के अंदर भी जाना शुरू होगा, और हमारे बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अगर उन्हें आगे जाना है, सक्सेस लेना है, तो हाँ, इवेंचुअली उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो मैं ये डिसिप्लिन के ऊपर ही एक भाई चुटकुला सुना दूँ। एक बार एक फौजी छुट्टी आ जा हुआ है, उसका नाम रामेर था। उसकी माँ ने बोली, भाई रामेर जा मैसा ने पानी पहलाऊँगा माँ, जो आ गया। तो वो पानी पियाने गया, जब एक भैंस जो है लाइन तोड़े थी और वह दूध दे थी और सारी नाट रही थी। उस रामेर ने उसका मार लट्ठा वह लाइन में कर दी। उसकी माँ जब वो जोड़ में तो पानी पै के लाया तो उसकी माँ धार काटने बैठी, वह तो भैंस कूद गई। उसकी माँ ने बोली, अरे रामेर, अरे इतनी भैंस कितने क्यों मार रखे हैं, ले देख माँ ऐसा है, दूध दे चेना दे, इनडिसिप्लिन पर 10 नहीं लाइन तोड़े थी। वनुली रे डेढ़ के बीच रे कम्युनिटी के बीच, ये इतने बालक से बड़ा कुणबा है, ये कितने भूखे सोंगे रे, मैं की के दूध मांग के लाऊं, ला देख माँ
इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं। तो भाई मैं जो है बोलना चाहूँगा अपने कौम के हीरो को कि भाई डिसिप्लिन मत तोड़ियो, डिसिप्लिन से रहियो, इनडिसिप्लिन नहीं। आने वाले जो समय है वो हमारा है। और जो है ये दीपक भाई ब्रांड एम्बेसडर हैं छोटू राम धाम के, और कनाडा में भी वो कर रहे हैं भाई साहब। तो अभी अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आफ्टर जो है ये आगे का सफ़र कैसा रहा आपका? जैसे जब मास्टर की आपने एमए इंग्लिश की। मास्टर की मैंने मोस्टली मैंने स्कॉलरशिप ली एमएससी के अंदर। मैं बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा अपने टाइम का, हर चीज़ में, खेलों में भी, शरारतों में भी और पढ़ाई में भी। तो एमएससी भी कर रखी है आपने? हाँ, मैंने एमएससी की। कौन से सब्जेक्ट से किया? कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस से। फिर तो कंप्यूटर साइंस तो भाई साहब तो काफ़ी अच्छा मार्क्स कॉपी इसके। बिल्कुल। तो भाई ये अपने दीपक भाई हैं, पढ़े लिखे जाट हैं और छत्तीस बिरादरी के लिए भाई काफ़ी कुछ करते हैं। तो उसकी आगे की यात्रा भाई साहब आप हमारे चैनल के माध्यम से बताओ। हाँ, मैंने मास्टर्स की, उसके बाद मैंने बॉम्बे रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के लिए काम किया। मैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक्सपर्ट हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी था। MIS से ही मैंने मेरा करियर शुरू किया था शुरू में। उसके बाद मैंने पेट्रोकेमिकल्स के अंदर बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की, इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने PMP और PMC, प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ये दो अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो मैंने PMC भी की हुई है और मैंने PMP भी की हुई है। ये कहाँ से की भाई साहब? ये मैंने वहाँ से कनाडा जाने के बाद। कनाडा जाने के बाद नॉर्थ अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक के प्रोजेक्ट्स का जो है इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन का मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, बहुत लंबी लाइन है। अगर मैं सारी अपनी सर्टिफिकेशन दो डिप्लोमे बताऊंगा तो बट मैंने बहुत काफ़ी चीज़ों के अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम किए। तो फिर भाई साहब आपने कनाडा में एंट्री कौन से सन में की? फिर जब मैं बॉम्बे जॉब करता था तो वहाँ से जो है मैंने सोचा कि भाई मुझे बाहर जाना चाहिए। मुझे शौक था बाहर जाने का पहले से ही। मैंने +2 के बाद भी मेरे पेरेंट्स को बोला था, तो एक बारी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई भी किया था। तो उस टाइम पे नहीं बात बन पाई थी, तो तभी से मुझे था कि मुझे बाहर जाना है। जब मैं ग्रेजुएशन करता था तो उसके साथ साथ में मैंने NIT से 3 साल की पढ़ाई भी की ग्रेजुएशन के साथ साथ। NIT USA में जो NIT जो हमारा साउथ में नहीं, जो हमारा जब कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे जी जी, तो उस टाइम के ऊपर एक इंस्टीट्यूट होता था जो कंप्यूटर्स की पढ़ाई करवाता था। जी जी। तो ये बात है जब हमारे बड़े बड़े वो टीवी वाले कंप्यूटर्स होते थे, बिल्कुल शुरू की, जब मार्केट के अंदर कंप्यूटर्स आए थे, जब कभी DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। जी जी। ये उस टाइम की बात है। तो आप कनाडा कौन से सन में गए भाई साहब? मैं कनाडा गया 2006 में। 2006 में? हाँ, मैंने जो है जब मैं पढ़ाई करता था मैंने उसी दौरान मेरा PR अप्लाई, उस टाइम के ऊपर PR ऑप्शन था। जी जी। तो मैंने डायरेक्टली ही इंडिया से मैंने PR अप्लाई किया था जी। और मुझे टाइम बहुत लगा। आई थिंक मैंने शायद 99 या 2000 में मेरी PR की फ़ाइल लगाई थी। जी जी। और फिर उसके बाद 2005 में मेरा PR अप्रूव हुआ था। तो जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी सारी, मेरी मैं जॉब कर ही रहा था। तो जब मैंने बॉम्बे में नौकरी की, बॉम्बे में नौकरी के बाद मेरे फादर की रिटायरमेंट हुई। तो जब मैं बॉम्बे की नौकरी छोड़ के वापस चंडीगढ़ आया, हम गांव से चंडीगढ़ चले गए थे, हम चंडीगढ़ रहते थे, काफ़ी साल तक चंडीगढ़ रहे हैं, करीबन 30-32 साल तक चंडीगढ़ रहे हैं। तो फिर मेरा ICICI बैंक में सिलेक्शन हुआ डायरेक्टली सीनियर मैनेजर का। वहाँ की ज्वाइनिंग से पहले ही मेरी PR की कन्फर्मेशन आ गई थी। जी जी। 2006 में? 2005 में। 2005 में मेरी कन्फर्मेशन आ गई थी। फिर 2006 में मैं डायरेक्टली PR लेके फिर मैं इंडिया चला गया। 2006 में जाने से पहले मैं शादी करके गया था। तो शादी 2006 में हुई आपकी? शादी 2006 में हुई? शादी 2006 में हुई, हाँ जी हाँ। तो शादी करने के बाद फिर मैं कनाडा गया, जब तक फादर रिटायर हो चुके थे जी। और जो है फिर जब मैं बाहर गया तो ऑफ कोर्स कैरियर दोबारा से शुरू करना था। यहाँ पर तो हर चीज़ जो है वो अच्छी खासी सेटल थी। तो वहाँ जाके फिर 10-15 दिन तक तो लेबर की नौकरी की, कभी ट्रकों पे दूध ढोया, कभी फैक्ट्रियों में लकड़ी काटी,
कभी वेटर का काम किया, तो स्टोर पे काम किया, लेबर काम किया, सारे का सारा जो मिल जाता था। लेबर काम किया। तो वहाँ का एक्सपीरियंस गोरों के साथ कैसा रहा? गोरी अच्छी कम्युनिटी है, गोरे लोग जो हैं ईमानदार हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन हैं, लॉयल हैं, किसी को झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं करते, ठीक है। उनको धोखाधड़ी या ऐसी चीज़ें नहीं आती, नहीं आती, ना ही उनको सिखाई जाती। तो वहाँ पे कनाडा की जो मूल बासिंदे क्या काले ही हैं क्या? नहीं, गोरे गोरे ही हैं। गोरे हैं। आई थिंक यूएसए के तो मूल बासिंदे जो रेड इंडियंस वो हाँ वो है। दरअसल यूएस की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ब्लैक है। ब्लैक यूएस जो है वो काले लोगों का देश है, इट्स नॉट वाइट कंट्री, वाइट लोगों की कंट्री नहीं है वो। तो कनाडा में जो है कौन से मूल के लोग हैं गोरे हैं जो? कनाडा में इमिग्रेशन की वजह से वर्ल्ड के हर कोने से लोग हैं। हाँ, इट्स यूरोप के मल्टीनेशनल कम्युनिटी, यूरोप के भी और इंग्लैंड के भी। हाँ, उसमें आपको यूरोप से भी हैं, इंग्लैंड के कम है। इंग्लैंड के कम है। हाँ, वो इंग्लैंड के यूएसए में ज़्यादा है। हाँ, आपको यूरोप से हैं, फिर उसके बाद हम इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, चाइनीज़, फिलीपीन, श्रीलंका, तो हमारे एशियन कम्युनिटी बहुत है। हाँ, फिर इटालियन, ग्रीस, हाँ, तो वहाँ के लोग काफ़ी हैं। तो जैसे वहाँ पे भाई साहब आपने रफ एंड टफ लाइफ जो जी, और जो आपके डीएनए में था, क्योंकि हमारा जो डीएनए है टॉप 5 से भी एडवांस डीएनए है हमारी कौम का, तो मतलब कितने दिन तक आपने वहाँ पे फिर जो है मतलब मेहनत की, जो है जो काम मिला मतलब वही किया कनाडा में? वो सफ़र कितने दिन का रहा? देखिए, मेहनत तो अभी भी कर रहे हैं, है ना। हाँ, बट जो सफ़र आप रियल में कह सकते हैं, जैसे कि शुरू में लेबर का काम वगैरह किया, मैंने किया 2-1 हफ्ते तक किया। जी जी। तो मुझे लगा कि ये देश तो नहीं है हमारे लिए, ये तो लेबर लोगों के लिए है। तो ऐसे देश में तो नहीं बात बन पाएगी, क्योंकि मेरा कैरियर गोल और मेरे सपने बड़े बड़े डिफरेंट थे। तो मुझे कुछ करना था ज़िंदगी में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, भाई के लिए। तो फिर जो है, भाई आपसे छोटा बड़ा आपका? मेरे से छोटा है। हाँ, विकास फोगाट नाम है उसका। वो भी वहीं टोरंटो में? हाँ, टोरंटो में नहीं, हम वैंकूवर में रहते हैं। वैंकूवर में जी। हाँ। तो फिर मैंने कहा, माँ भाई, मेरे दोस्तों के साथ रहता था मैंने कहा, माँ यार यहाँ तो नहीं रह सकता, तो ये काम तो नहीं हो पाएंगे ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो नया आया है, तुझे नौकरी मिल जाएगी। और तभी जो है, मेरे एक अंकल थे चंडीगढ़, हमारे पड़ोस में रहते थे, तो उनके साथ कांटेक्ट हुआ। वो थे फोर्ट मैकमरी नाम का एक शहर है कनाडा के बिल्कुल नॉर्थ में, जहाँ पर सारी की सारी ऑयल इंडस्ट्री है। जी जी। जहाँ पर फिजिकल माइनिंग के थ्रू ज़मीन में से तेल निकाला जाता है। जी जी। वो प्लांट्स हैं सारे के सारे वहाँ पे। तो अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? मैं, अंकल लेबर कर रहा हूँ और टोरंटो में हूँ। वो बोले कि तू तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जॉब करता था। तो कहता, जो तेरी इंडस्ट्री है वो तो यहाँ है, इस शहर में, फोर्ट मैकमरी में। जी जी। तो मैंने तो कहा, माँ अंकल रास्ता बताओ, क्यों कर आऊँ? तो अंकल ने बोला, भाई एडमिंटन तक की तो फ्लाइट बुक होगी, और उस तो आगे बस आओगी। मैं पीछा छोड़वाओ। बस स्टॉप पे खड़ा था मैं जब अंकल का फोन आया था, और ट्रक की वेट करने लग रहा था, जिसमें कि वो सामान मूविंग के खातर मन करने जाना था। अंकल का मैंने फोन काटा, वो ट्रक आया, वो बोले चल, मैं बोला थैंक यू बाय बाय, और वहां से वापस गया रूम पे। जाके मैंने सबसे पहले टिकट बुक करवाई, अपना सामान पैक करा। शाम ने मेरे यार दोस्त आए, तो मैंने सूटकेस पैक करके अंदर रखा सब कुछ, अगले दिन तलके की टिकट। तो वो जो खुशी का मोमेंट था आपका, उसको हमारे चैनल के माध्यम से एक्सप्रेस करो। आपने क्या किया, मतलब किसको याद किया, माँ को, बाप को, या भगवान को, और वो खुशी थी जो आपकी, उसको जरा थोड़ा सा। हाँ, मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन किया, तो पापा को बताया, माँ पापा ने धर्मवीर अंकल का फ़ोन आया है, और मैं उनके पास जा रहा हूँ, भाई यो काम तो यार को नहीं हुआ है, मैं वहाँ पर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, तो मैं मेरी फील्ड में मेरे को नौकरी इजीली मिल जाएगी। मम्मी से बात करी, भाई से बात करी, ऑफ कोर्स भगवान तो जो है उनको थैंक यू किया, भाई चलो रास्ता दिखा दिया उन्होंने। फिर शाम ने जो है यार दोस्ता गिला रोला माचा खूब, बोले यार तने 2-3 हफ्ते हुए हैं, तू मत जा, तने यहीं मिल जाओगी नौकरी। मैं भाई आप नहीं रहा करते इस शहर में, ये टोरंटो की बात है भाई, वो शहर मेरे लिए नहीं है। 2006 में ही? हाँ, और मेरे को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं विकी गर्ग है उसका नाम, मेरा यार दोस्त था,
मेरे साथ जिम करा करता, तो उसके पास रुका था। मैं जाके मैंने बता तड़के तू छोड़ का होगा कि मैं टैक्सी लेकर जाऊँ। तो वो बोला ठीक है भाई जाओ, है तो नहीं मानता, तो बोला चल कोई बात ना। वो तड़के मैंने एयरपोर्ट छोड़ा, मैं एडमिंटन पहुंचा, वहाँ से पता करके कि बस कहाँ से है, वहाँ से बस की टिकट ले गए, अब सीधा पहुंच गया फोर्ट मैकमरी। अब फोर्ट मैकमरी ऐसा शहर है जहाँ पर विंटर में जो टेम्परेचर है वो -40 -50 डिग्री तक रहता है। बस दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है। ठंड ज़्यादा नहीं, वो बेसिकली ठंड ही है। अब -40 डिग्री में आपका रहना जो है, आप +40 डिग्री से जाकर -40 के अंदर रहना, इट्स नॉट, वो इतनी आसान जिंदगी नहीं तो है। वह जो महाभारत थी, उस महाभारत की, क्योंकि वहाँ इतनी ठंडी में रहना, महाभारत थी वो, तो उसका भी कुछ खूब दिक्कतें आई है शुरू में, खूब ना पैसे हुआ करते। तो पापा की रिटायरमेंट फंड से पैसे लेके गया था, जी जी वो वहाँ जाने के बाद फिर वापस भेज दिए। $1000 थे मेरे पास, जो मैंने मेरे पास रखे थे। जी तो उस दौरान 35-36 का डॉलर हुआ करता था। लगा लो कि ज़िंदगी की शुरुआत उस 35-36 हज़ार रुपये से की थी। जी जी वहाँ गया, अंकल के पास रहा कुछ टाइम तक, देखा सिस्टम वहाँ का कि भाई नौकरियाँ वगैरह कैसे अप्लाई करनी है। फिर जाकर ने 7-11 पे नौकरी की, फिर एक A&W पे की, एक होटल में की, 16 घंटे काम करा करता। पहले नाइट शिफ्ट करता, फिर मॉर्निंग शिफ्ट करता। जी जी। तो ये संघर्ष मतलब वहाँ पे हुआ। हाँ, और ठंड से भी संघर्ष था। हाँ, ना कपड़े हुआ करते उसने ठंड के, वो फिर यहाँ वाले कपड़े वहाँ काम नहीं दे हुए। वो कपड़े $250, $300 की, वह जैकेट इतने पीस है नहीं। तो बड़ा बड़ा औखा टाइम कटा है। तो अंकल ने दिलाए, जो उन्होंने मदद की सारी की सारी। तो फिर जो है भाई, जैसे मेरे को कॉफ़ी का बड़ा शौक़ था, अभी भी है, मैं कॉफ़ी का बड़ा शौकीन हूँ। तो एक आधी बारी जी करता कॉफ़ी पीने के खातर, माँ यार $1.5 की कॉफ़ी आओगी, माँ वो $1.5 की तो काम आओगा ना। तो वो $1.5 बचा करता मैं। ऐसे मतलब छोटी छोटी सी सेविंग थी जो सारी की कि भाई जो आगे ज़िंदगी में काम आएंगी। भाई अपनी इच्छाओं को, हर चीज़ को जो है मार के, तो मेहनत करके, परिवार को देख के कि सबको आगे बढ़ाना है। ऐसे ज़िंदगी की शुरुआत हुई। खूब बढ़िया, खूब काम करा, खूब मेहनत करी। मुश्किल से 4-5 घंटे सोया करता, और कॉन्टीन्यूसली 7 दिन काम करा करता, कोई छुट्टी नहीं लिया करता। फिर मेरे को, मैं अप्लाई करता रहा, फिर मेरे को ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जॉब मिल गई। जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर, ऑयल एंड गैस मेरी फील्ड के अंदर। अच्छा। हाँ, मेरी फील्ड में मुझे जॉब मिल गई। मेरी वाइफ आ गई। मेरी वाइफ के आने के बाद फिर जो है मेरी वाइफ ने भी शुरू में KFC वगैरह पे, होटल में, इनमें काम किया, जब तक कि उसको भी ऑयल एंड गैस में नहीं मिली। जी जी। तो हम दोनों को फिर सेम एक ही कंपनी में, टेक्नीपिटली में, हम दोनों को जॉब मिल गई। थोड़ा सा समय लगा। तो आपकी जो है मैरिज जो है लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, वो हमारी फैमिली मैरिज थी। तो अब वो जैसे जो एजुकेशन थी वो आपके हिसाब से थी, सेम इंडस्ट्री में? हाँ, मेरी वाइफ जो है वो यहाँ लेक्चरर थी इंडिया में। जी जी। हाँ, और छुट्टियाँ लेके गई थी, जब गई थी वहाँ पे, उसके बाद जब लगा कि हाँ हमारी लाइफ सेटल हो गई है, तब उसने बाद में रिज़ाइन किया। वो कंप्यूटर साइंस की लेक्चरर थी, मास्टर्स की हुई है उसने। फिर उसने भी जाके वहाँ बहुत पढ़ाई की है ना, वहाँ जाके अपग्रेड किया अपने आप को। हम दोनों ने अपग्रेड किया। तो हम सुबह जो है हम 4 बजे उठते थे, 4:45 पे हमारी बस आती थी प्लांट में जाने के लिए, जहाँ हम नौकरी करते थे। जी जी। शाम को 7 बजे हम वापस आते थे। उसके बाद हम क्लास लगाने जाते थे कॉलेज में। जी जी। ये फिर 7:30 से लेके, मतलब अपनी एजुकेशन आपने एडमिशन लिया? हाँ, हमने एडमिशन लिया, पढ़ाई भी साथ साथ की? पढ़ाई के साथ हायर एजुकेशन, हायर, वहाँ की सर्टिफिकेशन, वहाँ की जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसमें सर्टिफिकेशन लेने के लिए। वहाँ से लीगलाइज हुई आप? मतलब एक्चुअली जो लीगलाइज, सॉरी माय फॉल्ट, मतलब जो वहाँ की जो है एजुकेशन लेके, और जो है आप मतलब क्राइटेरिया में आए। हाँ, कहीं जो है, हाँ, मतलब हमने नौकरी के साथ साथ वहाँ की पढ़ाई करके अपनी एजुकेशन को, लेवल को बढ़ाया, ताकि वहाँ हम आगे प्रोग्रेस कर सके। तो 7:30 से लेके रात को 10 बजे तक हम क्लास लगा के आते। उसके बाद घर आके खाना खा के 11 बजे सो के 4 बजे फिर उठ के काम के ऊपर जाते। जी जी। तो मेरी वाइफ ने करीबन 15-16 एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करके, उसने, वो नेशनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर है, उसकी सर्टिफिकेशन ली, और काफ़ी सारे प्रोग्राम उसने किए।
मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं तो अभी तक भी पढ़ता रहता हूँ। जी। कोई भी नया प्रोग्राम आता है, कुछ भी आता है, मैंने काफ़ी चीज़ों में, फिर मैंने वहाँ से कैनेडियन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया। फिर इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेशन ली। फिर उसके बाद पीएमसी और पीएमपी किया, फिर सीडब्ल्यूबी किया, मतलब और बहुत सारी, देयर आर सो मैनी सर्टिफिकेशंस आई डिड। तो काम भी करता था, पढ़ता भी रहता था। तो फिर जो जो छोटू राम धाम पे जो मैंने आपको जो है जाटो का कलेक्टर बोला, तो फिर वो ठीक ही बोला मैंने। आप सही कह रहे हैं, हाँ ना। एजुकेशन के मामले में और हाँ एक्सपीरियंस के मामले में आज के टाइम पे यस, या मेरे पास काफ़ी कुछ है, उसी की बदौलत है आज जो है हम जिस मुकाम के ऊपर मैं, मेरा परिवार बैठे हुए हैं। तो भाई साहब, मेरा जो है दोबारा हम जो है वीर भूमि हरियाणा और मर्द भूमि रोहतक पे आ रहे हैं। तो अब जसैया में जो छोटू राम धाम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर का सफ़र हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, वर्ल्ड के कोने कोने में बसे हिंदुओं को बताओ। हाँ, तो उसके लिए जो है हुआ क्या कि मैं पहले छोटा सा आपको अपने बिजनेस के बारे में बताता जी, हूँ। बिजनेस के बारे में हाँ, तब जो है, क्योंकि मेरे बिजनेस में आने के बाद फिर मैं यहाँ से धाम से जुड़ा था। तो पहले तो हमने नौकरी की। नौकरी के बाद मेरा जो छोटा भाई है, 2009 में मेरी मदर और मेरा छोटा भाई भी कनाडा आ गए थे। कनाडा के 2009 में। हाँ, तो आपके छोटे भाई का नाम क्या है? विकास फोगाट। विकास फोगाट, सॉरी पहले पूछा था, माय फॉल्ट। तो उसके बाद फिर तो हम सभी नौकरी करते थे, सारे ऑयल एंड गैस में ही थे। तो हम सोनू कहते हैं उसको घर पे, उसका निकनेम सोनू है। तो मैं और मेरी वाइफ सोनू, हम सभी अपना ऑयल एंड गैस में अच्छे खुश थे, बढ़िया नौकरी थी और अच्छी खासी दुनिया के मुकाबले बेसिकली वी वर वेरी गुड इन सैलरी एंड एवरीथिंग। तो ज़िंदगी अच्छी अच्छी चल रही थी। जी जी। तो सोनू ने किया थोड़े दिन काम करके, उसकी गोरी सुपरवाइजर थे, उसकी बनती नहीं थी। गोरी गोरी सुपरवाइजर थी। रोज उसके गेला उसकी कूटा पुजारी रहती। वो बोला भाई मैं तो को नहीं करूँ गोरा ही गेला काम, मन ने तो मेरा खुद का काम धंधा शुरू करवा रहा है। मैं कहा यार सोनू बढ़िया काम चल रहा है यार, अपने तलके गए टिफिन लेके सांझ न घर आ गए उन्हें। हाँ, तो और इस बढ़िया के चाहिए? बोला ना भाई मेरे को तो मेरा खुद का काम शुरू करवाओ। तो मैं सनकोर एनर्जी में मैं काम करा करता। सनकोर एनर्जी के खुद का, हाँ खुद के ब्रांड है सनकोर एनर्जी का, पेट्रो कैनेडा के नाम के ऊपर उसके पेट्रोल पंप्स और स्टोर्स हैं। तो मैं एम्प्लॉय था। तो फिर मैंने सनकोर एनर्जी के ही ब्रांड का पहला पेट्रोल पंप पेट्रो कैनेडा के नाम के ऊपर वो 2011 में खरीदा था। पैसे नहीं होते थे, कर्जा वर्जा लिया, 2 करोड़ का कर्जा लिया था। जी जी। इधर उधर से किया वो करके, और वहाँ से फिर हमने अपने बिजनेस की शुरुआत की। जी। तो 600 किलोमीटर दूर था वो पंप मेरे घर से, जहाँ हम नौकरी करा करते। सोनू ने नौकरी छोड़ दी, तो उसने वहाँ से बिजनेस का काम देखना शुरू किया। मैं और मेरी वाइफ हम जॉब करते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बिज़नेस हमने अपने लेवल के ऊपर सेट किया, पहले 3 साल लगे हमें कि ताकि हम उस बिज़नेस को हमारे बगैर परसेंट्स के रिमोटली कहीं पर भी बैठकर हम अपने बिजनेस को रन कर सकेंगे, रेदर देन हम हर रोज़ जाएं और मतलब हम उसको मॉनिटर करें। तो उस सिस्टम को सेटअप करने में, उन चीज़ों को बनाने में हमें 3 साल लगे, जब तक हमने 2 साइटें और ख़रीद ली थी। 2 साइटें और खरीद ली थी। फिर जो है जब वो मॉडल हमारे पास तैयार हो गया, तो फिर हम उसको कॉपी पेस्ट करते चले गए और फिर हमने नहीं देखा तो कि हमें वो मॉडल का की मोडस ऑपरेंडी और उसको का आपने कैसे जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप जो बढ़ा के एक साम्राज्य खड़ा किया, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताओ आप। हाँ, तो फिर हमने जो है मैंने कभी दायरा नहीं सीमित किया किसी भी चीज़ के लिए कि मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए कि जो मेरे नज़दीक हो, या मुझे ऐसा चाहिए कि जहाँ पर मैं खुद जाके उसे मैनेज कर सकूं। हम तो टोटली ओपन थे कि हमें तो चाहे कनाडा के किसी कोने में कोई भी बिजनेस मिल जाए, बट ये है कि उसका फाइनेंशियल नंबर ऐसे होने चाहिए कि एटलीस्ट वो कुछ प्रॉफिट देता हो। तो जो ट्रबल साइटें होती थी जिनको कोई नहीं खरीदता था, जो रिमोट लोकेशंस में होती थी, मैंने कोई साइट नहीं छोड़ी। मतलब आपने जो है संघर्ष जो है मतलब जो कम जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स वाली जो साइटें आपने खरीदी। मैंने प्रॉब्लम वाली साइटें खरीदी, उनको क्रैक किया। हाँ, उनको डेवलप करके और उन साइटों को ऐसा बनाया, आज वो कनाडा की सुपर साइटें हैं। तो वो किस तरह की साइटें थी, मतलब क्या काम होता था वहाँ?
मोस्टली पेट्रोल पंप और कन्वीनियंस स्टोर्स हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी जी जी ना। मोस्टली जो रिमोट लोकेशंस होती हैं वहाँ पर दिक्कत आती है मैन पावर की, उनको मैनेज करने की, मेंटेनेंस की, सप्लाई की। अब -40 -50 डिग्री में आपको इतनी आसानी से जो है ना तो कोई मेंटेनेंस वाला बंदा मिलता है ना लेबर मिलती है। तो अगर आप कोई एम्प्लॉय को वहाँ भेजते भी हो तो बच्चे घबराते हैं। तो बट उनमें गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमने वो सारी चीज़ें डेवलप की, अपने बच्चों को वहाँ भेजा भी, फिर अपने सर्कल को डेवलप किया, सारे सप्लायर्स के साथ में लिंक्स डेवलप किए, अपनी खुद की मेंटेनेंस टीम तैयार की कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। जी जी आज करीबन करीबन 5000 किलोमीटर की रेंज में हमारी साइटें हैं। सही थे। तो कनाडा का ऑलमोस्ट हर ब्रांड का पेट्रोल पंप जो है वो हमारे पास है। जी जी मैं और मेरा छोटा भाई हम कनाडा के सबसे बड़े रिटेलर हैं जी जी आज के टाइम के ऊपर। और 2023 में हम दुनिया के सबसे बड़े फ्यूल रिटेलर बन गए थे। जी 2023 में 2023 में जो है फिर मुझे और छोटे भाई को हमें बुदापेस्ट में हमारी वर्ल्ड इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर बेसिकली वो डिक्लेयर करके हमें अवार्ड दिया गया था दोनों भाइयों को। मैं दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क, तो आपने मुझे बता दिया। तो उससे जो है वो मोमेंट और बताओ आप कि जब आपको कनाडाई सरकार ने, जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी, आपको सम्मानित किया, क्यों सम्मानित किया, क्या आपकी ये जो लीग से हटके आपकी क्या अचीवमेंट थी, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताओ आप। हमने हमेशा हटके काम किया, हम दोनों भाइयों ने। हमने हर वो रिस्क लिया जो एक आम इंसान नहीं ले सकता। हमने हर चीज़ पे रिस्क लिया, हमने इन्वेस्टमेंटों पे रिस्क लिया, हमने साइट खरीदने पे रिस्क लिया, सब उनको मैनेज करने पे रिस्क लिया। ऐसी ऐसी जगह के ऊपर साइटें जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता, हमने उनको फिर उन साइटों को टॉप लेवल पे लाके, तो तभी तो पहचान बनी ना, तभी तो ब्रांड्स को पता चल पाया कि ये दो भाई भी हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ को सोने में बदल देते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो फिर वहां से ब्रांड खुद हमारे पीछे पड़ गए कि ओके ठीक है, आप हमारे साथ आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, अब ये चीज़ अवेलेबल है, अब ये चीज़ अवेलेबल है। जी तो उस वजह से जो है फिर हम मेजोरिटी ऑफ द ब्रांड्स के साथ में हमारे लिंक बनते चले गए। और फिर पेट्रोल पंप्स के साथ साथ हम फूड बिजनेस में भी आ गए। फूड बिजनेस। हाँ। तो क्या ये मतलब मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँ तो क्या ऐसा है कि मतलब जो आपने कनाडा में रहते हुए जो कनाडाई सरकार के लिए, कनाडाई जो गवर्नमेंट थी, कैनेडियन गवर्नमेंट थी, और जो दुर्लभ, जो दूर दराज जो साइटें थी, और जो है मतलब सरकार के लिए भी जो चैलेंज थे कि यहाँ पे ये सुविधाएं हम लोगों को नहीं पहुँचा पा रहे, तो आपने जो है जो कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ ताल से ताल मिलाई, और जो है कदम ताल करके जो है आप जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी, उस जो है कैनेडियन जो गवर्नमेंट थी उसने जो है उन्होंने आपको सम्मान दिया। क्या मैं जी हाँ, बिल्कुल, हाँ, आप सही कह रहे हैं। जो कनाडा जो है पिछले 15 साल से फ्यूल रिटेलर बनने की कोशिश कर रहा था। उसमें पूरे वर्ल्ड से रिटेलर्स आते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। जी। तो हम उसके लिए पहले आपको देश जीतना पड़ता है, आप देश जीत के उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं और छोटा भाई हम कनाडा के सबसे बड़े रिटेलर बने। जी, पहले कनाडा का देश जीता, उसके बाद पहले देश जीता, फिर देश जीतने के बाद फिर हमने कनाडा को रिप्रेजेंट किया। जी जी। फिर हम दोनों भाइयों ने बेसिकली तो वर्ल्ड इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हम कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वहाँ पर फिर कंपटीशन देशों के बीच का है। जी जी। वहाँ हमारा पर्सनल कंपटीशन नहीं था। तो वहाँ हमारा जो सबसे बड़ा जो कंपटीशन था वो चाइना के साथ था। चाइना को हराना इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी जो स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है कि जो है आप जो है चाइना को कब पीछे छोड़ दोगे वहाँ? देखिए, ये तो एक सेगमेंट है जिस बिजनेस के अंदर हम हैं। वैसे बिजनेस की तो थाउजेंड्स ऑफ सेगमेंट हैं। आज हम जो फ्यूल इंडस्ट्री है, हम फ्यूल इंडस्ट्री के अंदर वर्ल्ड के सबसे बड़े रिटेलर हैं। बाकी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंडस्ट्री हैं, बहुत सारी सेगमेंट्स हैं जिनमें हर कंट्री जो है किसी ना किसी लेवल के ऊपर है।
जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो जर्मनी आज सबसे ऊपर है। हाँ, वो क्योंकि वहाँ पे शायद ये सारी जो है वोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, वो एग्जैक्टली फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो चाइना सबसे ऊपर है। चाइना सबसे ऊपर तो है। इसलिए वो जो हमारा जो बिजनेस है, मैं अपनी अपनी बिजनेस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ आपसे, तो जब वो अवार्ड हमने जीता तो जब हमारा नाम आया और बेसिकली कनाडा का नाम आया, हम कनाडा को प्रेजेंट कर रहे थे ना, कि कनाडा ने जो है ये अवार्ड जीता है और जिसको रिप्रेजेंट हम दोनों भाइयों ने किया, तो वो पूरे कंट्री के लिए, कनाडा के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए बड़ी गर्व की बात थी कि दो जाट भाइयों ने जो है बेसिकली इतना बड़ा अवार्ड एक किसी कंट्री के लिए लेके आए हम। और ऑफ कोर्स कैनेडियन गवर्नमेंट वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट। जब हम आए तो एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा तगड़ा स्वागत किया गया। उससे पहले ही हमारे घर के ऊपर रिपोर्टर्स और बुकेज एंड थाउजेंड ऑफ थिंग्स जो है वो ऑलरेडी वो भेज चुके थे। कॉन्टीन्यूसली वहीं से जो है हर चीज़ मॉनिटर, हर चीज़ फॉलोअप हो रही थी। बहुत तगड़ी मीडिया कवरेज की गई थी इंडिया के अंदर भी इस चीज़ के लिए। सारे न्यूज़पेपर्स में, सारे टीवी चैनल्स में जो है वो बताया गया था हम दोनों भाइयों के बारे में। तो वो लाइफ का एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और बहुत ही बड़ा मोमेंट था। ये बुदापेस्ट की बात है, तो कि जब उसको जीता और फिर उसको जीतने के बाद जब हम वापस घर आए थे, वी ऑलवेज रिमेंबर दैट ना। वो तो ऐसी चीज़ है जो आप कभी लाइफ में भूल ही नहीं सकते, ऑफ कोर्स जो है। और ऑफ कोर्स एक ऐसी एक वो पहुंच है कि जो एक हमारी पीढ़ी को भी एक डेडिकेशन देती है कि देखो मेहनत का नतीजा जो है ना वो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। सिर्फ कि आप स्मार्ट होने चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। देखिए मेहनत सभी करते हैं, बट यू शुड बी स्मार्ट इन एज वेल। तो ये आप मेहनत भी करें, बट आप इतने स्मार्ट होने चाहिए, आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बट रिस्क ऐसा लें कि जिस रिस्क के आपको ये पता है कि आप उसको सहन कर सकते हैं। अगर डैमेज कंट्रोल हो भी तो उसको सहन कर सकते हैं, और विजन के साथ। दूसरा आपको सबसे बड़ी ज़रूरत है आपकी फैमिली की जी। कि अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कौन साथ देगा? इट्स अ फैमिली स्पोर्ट। तो मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरी माँ सबसे बड़ी है। मैं तो मेरी माँ की है, इसने हमें ये सिखाया कि बेटा ज़िंदगी को बोल्ड बन के जियो, डरना नहीं है ज़िंदगी के अंदर ना, ठीक है? जो करना है धड़ल्ले से करो, है घबराना नहीं है किसी चीज़ से। आई नो कि मेरे बच्चों की कैपेबिलिटी क्या है। तो जब मैं इंडिया में भी था, मैं एक नौकरी छोड़ता, झगड़ा करके नौकरी छोड़ दिया करता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बिना झगड़ा करे, डिसिप्लिन आप भी रहे हो। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना झगड़ा करे कोई नौकरी छोड़ के आया हूँ। हमेशा मैनेजर गेला रोड़ा रद्दा करा के ना, चल को नहीं करता, नौकरी छोड़ के ना आ गया, दूसरी ज्वाइन कर ली। तो मम्मी ने कहा अगर तूने बता कितनी तो छोड़ ली और कौन सी तूने जितनी मिली है उससे बढ़िया मिली है। कनाडा में भी नौकरी छोड़ के आया, जब भी मैनेजर गेला रोड़ा करके ना छोड़ के आया, जबकि बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर था मैं, जो है इवन एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर होते हुए भी, फिर भी वो कितने न कितने जाट वाली कुंडी फंसे जा। डीएनए ने उबाल मारे हर जगह। हाँ, तो जब वो भी छोड़ के आया, तो जब भी झगड़ा करके छोड़ के आया था। और गेल क्या कहना आया था उस टाइम पे, ब्लैकबेरी के फोन आया करते। वो ब्लैकबेरी का फोन पकड़ के मेज पे मारा, पकड़ अपने फोन ने, तेरा सोच रहा तेरा कोई ना करता काम थारे खातर। तो ये जो है मतलब डीएनए ने उबाल मारा, और जो है दीपक भाई ने जो है वहाँ पे भी जो है अपनी शर्तों पे, और जो है काम हमेशा अपनी शर्तों पे किया, अपने काम किया। जैसे वो डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन था, ला सेठ मैं पैके हुए पैसे नहीं लेता, अपने तरीके से काम किया। मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर जिसने एक साल में 4 प्रमोशन लिए थे। 4 प्रमोशन किसी कंपनी के अंदर पॉसिबल नहीं है किसी इंसान को एक साल में 4 प्रमोशन मिलने। मैंने मेरी हायर मैनेजमेंट को प्रूव करके दिखाया था कि बेसिकली मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है और मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो 5 लोगों का काम इकट्ठा करता था मैं। उन 5 लोगों में से 1-2 लोग छोड़ के चले गए। मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया, कहता है कि इनकी हायरिंग निकाल दो। मैं कहा ना, मैं देख लूँगा अपने आप। बोला पक्का? मैं हाँ, आप टेंशन बना लो। तो जो बंदा छोड़ के चला जाता तो उसकी हायरिंग ही ना करा करता, उसका काम खुद ले लिया करता। तो बोली यार ये तो तगड़ा बंदा है। उन्होंने फिर मेरे को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स असाइन किए और 1 साल के अंदर मेरी 4 बार सैलरी इंक्रीमेंट ले रहा हूँ। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, दीपक भाई इज द मैन विद ग्रेविटी, चार्जेज एंड अकाउंटेबिलिटी। एग्जैक्टली। तो इसकी आगे की यात्रा भाई साहब आप बताओ हमारे चैनल के माध्यम से। तो
बाकी जो है फिर जब आप किसी मुकाम के ऊपर पहुंच जाते हो तो इवन दो जब हम कनाडा के सबसे बड़े भी नहीं बने थे, वर्ल्ड में भी नहीं थे, उससे पहले भी मतलब हमारा बिजनेस हम काफ़ी फैला चुके थे और हम अच्छा कर रहे थे। तो शुरुआत से ही अपने देश के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारा कभी से ही लगाव रहा है। तो कनाडा में भी जो है मैं लोकल जो कम्युनिटी ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे जाटो का ग्रुप बनाया हुआ है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, फिर ग्लोबल जाट कन्वेंशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो वहाँ पर भी हम अपने कम्युनिटी को जोड़ते रहते हैं। फंक्शन भाई, कोई दिवाली का फंक्शन हो गया, कोई तीज का फंक्शन हो गया, वो करवाते रहते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया के अंदर भाई जो गरीब जो लड़कियां हैं उनकी शादी करवा दी भाई, जो जैसे कि किसी कम्युनिटी सेंटर को या किसी को ज़रूरत है किसी तरह की जो रियल ना, जो जिसमें रियल में ज़रूरत है। ऐसे तो हर दूसरे दिन आके खड़े हो जाओ हैं, मारते भी दान दे दो, मारते भी दान दे दो, तो मैं ऐसे दान नहीं देता किसी को। चैरिटी हुई है तो वो मैं चैरिटी सिर्फ वहाँ करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि बेसिकली उसकी कोई वैल्यू है, कसौटी पे कस के उसकी कोई वैल्यू है। जी जी। तो वो जो भाई साहब वहाँ पे जसैया छोटू राम धाम में आपने बताया था कि वो जो आपने जो है प्रोग्राम करवाया था और 1000 के करीब जो है 20 देशों से अराउंड द वर्ल्ड जो है वो वहाँ पे आए थे, तो उसके बारे में भी आप बताओ। जी जी हाँ। तो फिर जब जसैये वाले जो हमारा जाट सेवा संघ है, जिस टाइम के ऊपर जाट आरक्षण यहाँ पे शुरू किया गया था, मैं भी इन्वॉल्व था जाट आरक्षण के अंदर, अपने लोगों को सपोर्ट भी करता था, सब कुछ किया था। इवन दो सिचुएशन प्लस माइनस चलती ही रहती हैं, कुछ राजनीतिक बातें थी, कुछ बिना राजनीति की बातें थी। तो अपनी कम्युनिटी के साथ तो हम हमेशा ही से ही जुड़े हैं, उनका काम करते ही रहते हैं। तो फिर जाट सेवा संघ ने के साथ पहले तो वॉलंटियर जनरल एज ए काम किया, फिर बाद में उन्होंने जो है कि एक किस्म से एक रोल मॉडल बनाने के लिए हमारी कम्युनिटी को एक मोटिवेशन देने के लिए जो है दे सेड दैट कि वी वांट कि आप ये जिम्मेवारी लें ताकि हमारी जनरेशन को एक लेसन मिल सके, एक उनको सोर्स मिल सके, एक उनको जरिया मिल सके कि ज़िंदगी के अंदर आज हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और वो जो है कुछ ना कुछ सीख लेके, कुछ आपसे जानकारी लेके, कुछ मोटिवेशन लेके, कुछ डेडिकेशन के साथ में काम करके आगे बढ़ सकें। दैट्स व्हाट दे डिसाइडेड। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो अपनी कम्युनिटी, ये जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति वालों ने, हाँ, अपनी कम्युनिटी के लिए अगर कोई भी काम करना हो तो जनरली मेरा परिवार हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो आई सेड दैट कि थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है। आज अगर हमारी कम्युनिटी ने, आज जाट सेवा संघ ने मुझे इस लायक समझा तो मेरे लिए बड़ी बड़ी फ़ख्र की बात है, और मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभाऊंगा और मैं निभाता भी हूँ। तो अभी जो अगर आप देखेंगे जाट सेवा संघ की जो नई मैनेजमेंट कमेटी है, मलिक साहब के जाने के बाद जो नई मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, तो उसमें अगर आप किसी भी मेंबर का, किसी भी डायरेक्टर का, चेयरमैन साहब का आप उसकी डिटेल, उनकी बायोग्राफी चेक करेंगे तो दे ऑल आर वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, और अपनी अपनी फील्ड के सभी माहिर हैं। कोई लॉयर है, कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कोई प्रिंसिपल है, कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो दे ऑल आर वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, और जिन्होंने उसका जिम्मा लिया है। और उसके साथ में अब मैं हूँ, फिर हमने अपने बाहर से काफ़ी लोगों को जोड़ा, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, काफ़ी सारे ग्रुप्स को, काफ़ी सारे अच्छे लोगों को उसके साथ में जोड़ा है। तो आने वाले समय के ऊपर जो ये सेंटर बनेगा वो अपने आप में एक एग्जाम्पल होगा हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे जाट के परिवार के बच्चों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ, और वो ठीक है कि हम सर छोटू राम धाम के नाम के ऊपर स्पेसिफिकली हम जाटों के लिए बना रहे हैं, बट इट्स फॉर एवरीवन, 36 जात के लिए। ये नहीं है कि उसमें सिर्फ ऑप्शन जाटों के बच्चों के लिए ही है, वो उसमें ऑप्शन हर 36 जाटों के बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए भी है, जवानों के लिए है, बुजुर्गों के लिए, जिसको ज़रूरत है हम हर इंसान की ज़रूरत को वहाँ से पूरा करवाएंगे। हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल, आपके चैनल में जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जो दीपक भाई हैं, दीपक फोगाट बालोट गांव के रहने वाले, वो जो है अपनी मेरिट के आधार पे, अपनी एजुकेशन के आधार पे छोटू राम धाम जसैया
है जो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो इनकी जो काबिलियत है और जो इनकी एजुकेशन है वो जो है एक बार में फिर जो है उसमें शायद 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकती हैं। तो जो दीपक भाई की जो एजुकेशन है और जो गौरव के बीच में रहते हुए इन्होंने अपनी प्रतिभा वहाँ पे मनवाई है। तो दीपक भाई जरा एक बार अपनी एजुकेशन सारी जो है सोचनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ी बहुत रह सकती है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगा अपनी सारी एजुकेशन बताओ आप। सारी तो इंडिया से होते हुए 10th 12th और ग्रेजुएशन, और जो है यहाँ ग्रेजुएशन से शुरू हो जाओ आप 12th के बाद। नहीं कह रही है तो गणिया लंबी लिस्ट हो जाओगी। तो जनरली मैंने 1-2 मिनट 3 मिनट बोला, शायद 3 मिनट तक पूरी हो सकती है। हाँ नहीं खैर इतनी तो हो जाओगी भाई। देखो इसमें क्या है भाई, मैंने डबल मास्टर्स की, हाँ मास्टर्स इन इंग्लिश की, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस की, फिर मैंने इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस के अंदर डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग सब सर्टिफिकेशंस होती हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स की, वो की, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट कंट्रोल और टर्न ओवर एंड टर्न अराउंड का एक प्रोसेस होता है प्लांटों के अंदर, उनके काफ़ी सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग के होते हैं, दोनों चीज़ों के अलग अलग रहते हैं। वो सारे प्रोग्राम्स किए। उसके बाद कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो से मैं लेवल 1 इंस्पेक्टर हूँ, मैंने वो पढ़ाई साथ में की। फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कैनेडियन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए साथ में वो डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद मैंने पीएमसी किया, 15 एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए पीएमसी के लिए, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन था। मैं रहता फोर्ट मैकमरी था, उसकी क्लास लगाने कैलगरी जाता था वीकेंड के ऊपर, शुक्रवार की शाम को फ्लाइट लेता था, शनिवार एतवार को वहाँ पे पढ़ाई करता था, संडे की सुबह वापस फोर्ट मैकमरी आता था, आके फिर अपनी नौकरी करता था। तो एजुकेशन तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी और भी छूट रही है आपकी, तो फिर पूरा करूँ। उसके बाद मैंने पीएमपी किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। उसके बाद मैं आज नॉर्थ अमेरिका का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ दोनों डिपार्टमेंट्स में, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग के लिए, स्पेसिफिकली टर्न ओवर एंड टर्न अराउंड्स में, जहाँ पर प्लांट्स को शट डाउन किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, और फुट में 24 घंटे काम चलता है, और फिर उसके बाद उसको रेडी करके वापस ऑपरेशन को दिया जाता है। वो मैंने पूरा का पूरा जो उसकी जो रिक्वायरमेंट और उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, मैं उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। उस डिपार्टमेंट का मैं लीड था, और ये इतनी हेक्टिक जॉब होती है, इतनी प्रेशराइज जॉब होती है, क्योंकि कंपनी का अगर 1 मिनट भी प्लांट लेट होता है तो कितने बैरल्स ऑफ द ऑयल का जो है वो नुकसान होता है। तो और आपका एक एक पॉइंट जो है, एक एक नट, हर एक के ऊपर नंबर होता है। अगर एक पाइप है, अगर उसके ऊपर 4 नट और बोल्ट लगे हुए हैं तो उन सब के नंबर्स होते हैं, और उनकी प्रॉपर रिपेयर होती है, और उस नंबर्स के हिसाब से उसकी डॉक्यूमेंटेशन आती है। और वो डॉक्यूमेंटेशन जब तक हम उसको अप्रूव नहीं करते हैं तब तक वो उस वर्क ऑर्डर को क्लोज नहीं कर सकते। तो ये जो फील्ड है, ये सारी चीज़ें मैंने वही सीखी हैं, वहाँ से मैंने अपग्रेड की। फिर उसके बाद जो बिज़नेस लेवल के ऊपर है, उसमें रिटेल गैस स्टेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। वीमस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, सॉफ्ट स्किल्स हो गया, लीडरशिप हो गए। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो पहले मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम्स हो गए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उनकी प्रोसेसिंग होगी। इवन जो है जैसे कि मैंने अपनी खुद की अपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करवाई है, मेरे सारे बिजनेस को जो मैनेज करती है, उसमें मल्टीपल पेरोल सिस्टम हो गया, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फिर रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया, MIS सिस्टम्स हो गए। ये सब प्रोग्राम्स, इन सब की मैंने पढ़ाई की है पहले। उसके बाद जो है बेसिकली मैंने उन सब चीज़ों को डेवलप करवाया है। तो आज के टाइम के ऊपर मेरी खुद की सॉफ्टवेयर है, जो सारे के सारे मेरे बिजनेस को के तहत हम उनको मैनेज करते हैं। तो मेरी बैकएंड टीम इंडिया में होती है जी। हमारा सारा पेपर वर्क मेरी इंडिया की टीम देखती है, हमारा ऑपरेशन सारे का सारा मेरी कैनेडियन टीम देखती है। अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 600-700 बच्चे हैं आज जो काम कर रहे हैं हमारे सारे ऑपरेशन में, जिसमें से 300-400 बच्चे तो हमारे जाटों के हैं जिनको मैंने वहाँ पे जॉब दे रखी हैं। तो ये लर्निंग इज़ द एंडलेस प्रोसेस। और मैं अपनी कौम दे हीरो, जो मेरी कौम दे हीरे हैं और जो मेरी कौम के हीरे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है कि एजुकेशन के माध्यम से आप जो है
अल्टीमेट जो है गोल अचीव कर सकते हो। और जो ये अगर मैं हरियाणवी में बोलूँ तो दीपक भाई सैकड़ा से ऊपर जमात पढ़ रहा है। तो ये है कि एजुकेशन से ये आगे बढ़े, और तो आगे का सफ़र जो है दीपक भाई जारी रखेंगे। जसैया में छोटू राम धाम उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, और जो है अब जो है दीपक भाई जो 36 जात की भलाई के लिए, और जिनके पास जो है जो हैंड टू माउथ है और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल है जसैया धाम में, छोटू राम धाम में दीपक भाई का। तो दीपक भाई आगे की अपनी यात्रा आप जरा बताओ। मैं मोस्टली जितने भी हमारे जो जाट एसोसिएशन हैं उन सब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। किसी का डायरेक्टर हूँ, किसी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। कनाडा में ग्लोबल जाट कन्वेंशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, जिसमें अभी हमने कुछ महीने पहले ही वो कन्वेंशन करवाई थी, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 1000 हमारी फैमिलीज़ ने 20 कंट्रीज़ से उसमें पार्टिसिपेट किया था। 3 दिन का फंक्शन था जी। तो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था, और एक मैसेज था हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे भाईचारे के लिए कि देखो, हम विदेशों में रहें चाहे कहीं पे भी रहें, हम एक आवाज़ के ऊपर हम जाट दुनिया के किसी भी कोने में इकट्ठा हो सकते हैं। हम इकट्ठे हुए और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बड़े एंजॉय करके जो है वो हमारा फंक्शन पूरा हुआ। मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की गई। काफ़ी बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे जनरल सुहाग जो है वो चीफ गेस्ट थे, आर्मी चीफ। हाँ, फॉर्मर आर्मी चीफ। हाँ, हमारे फॉर्मर, बिल्कुल हाँ, फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर जनरल साहब, हाँ। तो उन्होंने जो है पर कनाडा और इंडिया की थोड़ी रिलेशनशिप की दिक्कत की वजह से उनको कनाडा का वीज़ा नहीं मिल पाया, तो फिर उन्होंने यूएस में वो पहुंच गए थे। कोशिश भी की, पर उसके बाद फिर उन्होंने जो अपनी स्पीच है वो बाय एज ए वीडियो कॉल के थ्रू दी। रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हुए थे, हमारा बॉक्सर नीरज जो है वो आया हुआ था, और अपना ऑस्ट्रेलिया में ये अपना विकास है जो यूट्यूबर है, सिंगर भी एक वो, हाँ, वो आया हुआ था। तो और बहुत सारे काफ़ी लोग आए हुए थे जो हमने बाहर से बुलाए हुए थे। गजेंद्र फोगाट जो है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर के ओएसडीबी हैं और हमारे हरियाणा के बहुत ही फेमस फोल्क सिंगर हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उन्होंने ना सिर्फ अपना गाना भी गाया, पार्टिसिपेट किया, बल्कि उन्होंने पूरा लाइव स्टेज शो दिया वहाँ पर। और वो इवेंट जो है वो एक किस्म से सबसे चहेता इवेंट रहा पूरी की पूरी कन्वेंशन का। और उन्होंने अपना पूरा समय डेडिकेट किया। इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन हमारी कम्युनिटी के लिए। जो है आप 24 घंटे कभी गजेंद्र से अगर अपने किसी भी काम के लिए बोलेंगे तो गजेंद्र भाई साहब कभी किसी भी इंसान को मना नहीं करते हैं। इज़ अ वेरी नाइस एंड डेडिकेटेड पर्सन फॉर आवर कम्युनिटी, और हमेशा खड़े रहते हैं। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई कहता हूँ, एंड आई डू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम एज वेल। या तो दीपक भाई इज़ द मैन विद ग्रेविटी एंड चार्जेस विद अकाउंटेबिलिटी। तो इनकी जो मैनेजमेंट है वो इतनी धाकड़ है कि जो इन्होंने नौकरी पे रहते हुए जो अगर कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कोई जो स्टाफ अगर चला गया छोड़ के, तो अपने ऊपर जो है जिम्मेदारी ली, उसकी अकाउंटेबिलिटी पूरी की और काम पूरा करके दिया। और ये जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, और जो है इन्होंने अच्छी मैनेजमेंट दिखाते हुए तो जो है कनाडा में जो अच्छा प्रोग्राम किया, और 20 नियर अबाउट जो है 20 कंट्री से जो है जाटों को बुलाया, और जो है एक सक्सेसफुल इवेंट किया, जिसका जो है श्रेय वो दीपक भाई को जाता है। तो दीपक भाई, मेरा कुछ एक सवाल तीखा आपसे। जो कनाडा में जो ये खालिस्तानी है, हालांकि खालिस्तानी तो ये नकली है, असली खालिस्तानी तो जो है वो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गुरु को मानने वाले हैं, गुरु तेग बहादुर का बचपन का नाम त्यागमल था, और उन्होंने पूरे जो है हिंदुओं के बच्चों के लिए अपनी जो है शीश का बलिदान दिया था। तो वहाँ पे कुछ वीडियो आती रहती हैं कनाडा से, जाटों का और जो है सिख कौम का जो है क्लैश होता है आपस में। तो उसके बारे में भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? ये 2 शहर हैं कनाडा में, एक ब्रैम्पटन और एक सरी, जहाँ पर मोस्टली हमारी सिख कम्युनिटी रहती है जी। तो देखिए, जो सिख कम्युनिटी है वो हमारे देश के अंदर आई थिंक सबसे लॉयल कम्युनिटी है, जो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो लोग पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। और चाहे आप किसी गुरुद्वारे में जाएं, आप लंगर देखेंगे, या जो उनका
जो उनकी श्रद्धा है दान देने की और काम करने की, वो बहुत ही सराहनीय है। जो खालिस्तानी है वो दरअसल वो कुछ सिख कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। सारे सिख ऐसे नहीं हैं, ये कुछ हैं, कुछ गिने चुने से लोग हैं। दरअसल जब पंजाब के अंदर जब टेररिज्म होता था तो जब वो ख़त्म किया गया था, जब बेअंत सिंह जी ने, जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने गिल ने, सुमेध सिंह सैनी ने, हाँ उन्होंने जो है जब वहाँ से उसको ख़त्म किया था, तो जो मोस्टली जो टेररिस्ट थे वो उस टाइम पे रिफ्यूज़ी एक्ट के तहत जो है वो कनाडा चले गए और वो वहाँ पे रहने लग गए। तो अब वो जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर अपने गुरुद्वारे भी बनाए और उन्होंने भिंडरावाला का जो है वो प्रचार भी किया। तो वो लोग हैं जो उनको अभी भी सपोर्ट करते हैं, पर उनको ये नहीं समझ आ रहा भाई, अगर तुमने खालिस्तान लेना है तो खालिस्तान की डिमांड कहाँ है? इंडिया में है, तो तुम कनाडा में किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हो? और कनाडा में जो उन्होंने हिंदू टेंपल के ऊपर जो उन्होंने जाके हमला किया है, भाई ये बताओ कि कनाडा क्या खालिस्तानियों का कनाडा है क्या मतलब जो हिंदू लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका वीज़ा खालिस्तानियों ने दिया था क्या? तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको वीज़ा दिया है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने सबको इक्वल मान के उस देश को एक ऐसा बनाया कि जहाँ पर वर्ल्ड का इमिग्रेट जाके आराम से एक शांति की ज़िंदगी जी सके। तो ये ऐसे लोग हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स जिसे हम कह देते हैं, वो अननेसेसरली जो है हमारे देश को और हमारी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमारे जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन भी किया है, इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई है। हमारे हिंदुओं के बच्चे इकट्ठे होकर गुरुद्वारे में भी गए हैं, वहाँ जाके फिर उन्होंने बातचीत भी करके आए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ अरेस्ट भी किए हैं। तो कनाडा की गवर्नमेंट थोड़ी सी इस मामले में ढीली है। इसी वजह से आज हमारे और कनाडा के बीच के रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है। तो ये तुष्टीकरण की नीति जो है कैनेडियन गवर्नमेंट को जो है अपनी सरकार चलाने के लिए करनी पड़ रही है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल गद्दी शीशगंज गुरुद्वारा जो लाल किले के सामने है, और गुरु तेग बहादुर जिनका बचपन का नाम त्यागमल था, उन्होंने अपनी शीश का बलिदान दिया, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला। और ये होने के बाद मैं पूरे सिख समाज को अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, शंकर भगवान की जटाओं से पैदा हुए एक खास कौम के आदमियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप खालिस्तान की जो आप मांग कर रहे हो, आप शीशगंज जो गुरुद्वारा है उस गद्दी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, गुरुओं ने, ना गुरु गोविंद सिंह ने, ना गुरु तेग बहादुर ने, उन्होंने कभी खालिस्तान नहीं मांगा। और फिर भी अगर आप खालिस्तान मांग रहे हो, हरियाणा आपके साथ है, आप पहले पाकिस्तान में जाओ। पाकिस्तान में काफ़ी गुरुद्वारे हैं, लालपुर में गुरुद्वारा है, शहीद भगत सिंह का मकान है, तो बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी ये एक कौम विशेष को और सिख समाज को मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो है हमारा भाईचारा रहा है, यूनाइटेड पंजाब का ही पार्ट हरियाणा है, तो वहाँ पे इस तरह के क्लेश नहीं, जो क्लेश जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। और जो है गुरु तेग बहादुर को ध्यान में रखते हुए और गुरु गोविंद सिंह की नीतियों को ध्यान में रखते हुए गुरु ग्रंथ को जो पढ़ने वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड ही खालिस्तान है और अखंड भारत ही खालिस्तान है। और आप तैयारी करो कि पाकिस्तान में जब हमला होगा तो आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे और कैसे वहाँ का लाइन ऑर्डर मेंटेन करोगे। हरियाणा आपके साथ है। तो दीपक भाई, और कुछ जो है, अब आप जो है ये जो छोटू राम धाम इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हो, तो क्या आप जो है ऐसा मैनेजमेंट आपकी बहुत धाकड़ मैनेजमेंट है, सटीक मैनेजमेंट है, और मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से जाटों के साथ साथ आप 35 बिरादरी के बच्चों को के लिए काम करने के लिए आप तैयार हो ही, तो इसके बारे में क्या आपका कुछ मोडस ऑपरेंडी है, कैसे आप इसको जो है टैकल करोगे? और जो है हरियाणा समाज के जो बच्चे, हरियाणा के बच्चे हैं, उनको जो है मतलब डिसिप्लिन में रहते हुए जो है बुलंदियों तक पहुंचाओगे? देखिए, हम ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा सर छोटू राम धाम बन रहा है, वहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी हमारे बच्चों के लिए, जिसमें इंग्लिश के कोचिंग सेंटर्स भी होंगे, जो कि आज बहुत ही ज़रूरी है हमारे बच्चों को इंग्लिश आना। और उसके साथ में इमिग्रेशन का भी ऑफिस होगा, फिर कंसल्टेंट्स भी होंगे वहाँ पर, जो हमारे बच्चों को गाइड कर पाएंगे कि आपके लिए सही रास्ता क्या है, आपको कहाँ जाना चाहिए, किस शहर में जाना चाहिए। जो बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं
मैं उनके पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने बच्चों को ब्रैम्पटन और सरी इन 2 शहरों में ना भेजें। ये दोनों शहर ओवर पॉपुलेटेड हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए नौकरियाँ नहीं हैं। और दूसरा, थोड़ा सा वहाँ पर ये अभी रिसेंटली माहौल ख़राब हुआ है, तो वो थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स के लिए एक सेफ्टी का मैटर भी बन जाता है, जबकि कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। कनाडा शांतिपूर्वक देश है, फिर भी जो है अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। और दूसरा, आप अपने बच्चों को +2 करके बाहर ना भेजें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को +2 के बाद बाहर भेज देते हैं, कनाडा के अंदर सारे PR प्रोग्राम्स पॉज कर दिए गए हैं। जो बच्चा +2 करके कनाडा में जाएगा पढ़ाई करने के लिए, उस बच्चे की आज की जो करंट पॉलिसीज़ हैं उनके तहत उसका PR नहीं हो सकता, तो उसे पढ़ाई करके वापस आना पड़ेगा। अगर आप भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो उसे इंडिया से ग्रेजुएशन कराएं, ताकि वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, उसे ज़िंदगी की समझ आए और वो जाकर इंडिपेंडेंटली अपने आप को एडजस्ट करके अपने आप को सेट कर सके। अब +2 का बच्चा, जब तक वो +2 स्कूल में जाता था, मम्मी टाई लगा के टिफ़िन दे के भेज रही है, और उसके बाद आपने सीधा उसको एक कंट्री में भेज दिया जहाँ रहना भी खुद है, खाना भी खुद है, काम भी खुद करना है, प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, नौकरी भी करनी है, खाना भी बनाना है, फीस भी निकालनी है, घर वालों को भी सपोर्ट करनी है, तो कैसे कर पाएगा? वो इतना मैच्योर ही नहीं है, इतना डेवलप ही नहीं हुआ बच्चा। उसके ऊपर जितनी आपने जिम्मेवारियां डाल दी, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 98% हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। तो ये गलतियां ना करें। आप पहले जो है बाहर जाने की होड़ में अपने बच्चों को इस तरीके से ना धकेलें कि वो जाके वहाँ पे परेशान हो और अननेसेसरली उसका कैरियर बनने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो हिंदू कुश 28 न्यूज़ से मैं एडिटर इन चीफ देवर छिल्लर बोलना चाहूँगा कि दीपक भाई हैं जो जसैया में छोटू राम दामोस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जो है हरियाणा वासी और इंडिया के कोने कोने से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो इनके पास मेल भेज सकते हो। आप हमारे चैनल को भी मेल भेज सकते हो। हमारी ईमेल ID है हिंदूकुश पर्वत 1979 @gmail.com है। आप मेल भेज सकते हो। हम दीपक भाई के लगातार टच में रहते हैं और आपकी मेल हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप दीपक भाई को भी एक बार, दीपक भाई अपने जो कनाडा में जो सेंटर है आपका, जो जाट संस्था है, उसका एड्रेस आप एक बार ज़रा दोबारा बता दो हमारे दर्शकों को। जी, अगर हमारा कोई भी जाटों का बच्चा, ये वो चाहे हमारे हरियाणा का कोई भी बच्चा हो, किसी भी 36 जातों में से कोई भी बच्चा हो, अगर उसे कोई परेशानी है, उसे कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे किसी मदद की ज़रूरत है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो hr@dapgroupltd.com। इस ईमेल पे मेल डाल के मेरे जो बिजनेसेस हैं वो BC में, अल्बर्टा में और सस्कैचुअन में हैं। ओंटारियो में मेरा कोई बिजनेस नहीं है। तो मोस्टली बच्चे जो ब्रैम्पटन साइड या ओंटारियो में रहते हैं, तो काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो लिंक्स हैं, मैं वो बता देते हैं हम उनको, बट उस शहर में, उस स्टेट में हमारे बिजनेसेस नहीं हैं। अगर आप उस स्टेट में हो, उस शहर में हो जहाँ पर हमारे बिजनेस हैं, हम आपको नौकरी भी देंगे, हम आपकी मदद भी करेंगे, और हमसे जो हो पाएगा हमारे बच्चों के लिए, मैं और मेरा छोटा भाई, हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं, और हम हमेशा करते भी रहेंगे। हिंदू कुश 28 न्यूज़ आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर छिल्लर। मैं फ़ैन हूं दीपक भाई का, क्योंकि ये पढ़े लिखे जाट हैं और इंसान बहुत अच्छे हैं, और अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से और अपनी पढ़ाई से जो है आज एक सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन है कनाडा में, और जो कैनेडियन गवर्नमेंट इन्होंने उनको सम्मानित भी किया है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, और शिक्षा जो है आपको सब कुछ देती है, संस्कार भी देती है, मैनर्स भी देती है, डिसिप्लिन भी देती है, ताकत भी देती है। तो पढ़ाई पे दीपक भाई बहुत फोकस कर रहे हैं और सबको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। एजुकेशन ज़रूरी है, संस्कार ज़रूरी हैं, और उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हो, करने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है। और अगर कनाडा में कोई प्रॉब्लम आती है तो दीपक भाई बैठा है, और मेरा न्यूज़ चैनल है, मेरा यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल है, आप मेरे पास मेल भेज सकते हो और हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप दीपक भाई ने भी अपनी मेल बताई है, और जो है ये हमारा संवाद अच्छा रहा और हमें खुशी है। और हमारे चैनल की ओर से जो है दीपक भाई की जो मैनेजमेंट है वो इतनी मजबूत है, सशक्त है कि आने वाले टाइम में मैं दीपक भाई को, हमारे से बड़े हैं 2 साल, तो जो है इज्जत में और मैनर्स में हमने दीपक भाई को जाटो का कलेक्टर बोला है। तो
ये पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की जो है अपनी अलग एक अनुभूति होती है। तो ये अच्छी हमारी बात रही। तो दीपक भाई, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ छोटी सी बातें और रह गई तो आपके मैं जानना चाहूँगा डिसेंडेंट के बारे में, बच्चे कितने आपके पास? मेरी फैमिली में मेरे जो है, सबसे पहले तो थैंक यू आपका। आज आपने बचपन से लेकर और कैरियर की बेसिकली टॉप मुकाम तक की जो आपने बातें की, और सभी दर्शकों का, सारे जाट परिवारों का, भाई बहनों का, सभी का थैंक यू सो मच। मेरे परिवार में जो है मेरे 2 बेटे हैं जी। एक 13 साल का, एक 10 साल का। क्या क्या नाम उनके? मेरे बड़े बेटे का नाम है ध्रुव फोगाट और छोटे बेटे का नाम है एल्विन फोगाट। ये अंग्रेजी नाम है एल्विन? हाँ, मतलब हाँ, आप उसको आजकल एल्विन जो है, हाँ इंग्लिश चल जाता है, मतलब हाँ, ये थोड़ा सा वहाँ का भी इतना इंग्लिश नहीं है, इतना हिंदी भी जहाँ नहीं की है। मिट्टी में रह रहे हैं तो थोड़ा सा वो दिया। तो मैं जो दीपक भाई जो है काम कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए, अपने हमारी चैनल की ओर से और पूरे हिंदू समाज की ओर से और छत्तीस बिरादरी की ओर से और स्पेशल वीर योद्धाओं की धरती हरियाणा से जो है दीपक भाई के बच्चों के लिए स्नेह है, आशीर्वाद है। और जो बाप अच्छा कर्म करता है तो वो बच्चों को मिलता है। इनके बच्चे अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे, ये हमारे चैनल की ओर से, हरियाणा की ओर से और दुनिया के कोने कोने में बसे हिंदुओं की ओर से ये इनके लिए विश है। और हम ऐसे ही जो है अपने समाज के लिए और जो है ऐसे ही जो है जो हमारी प्रतिभाएं हैं जो अच्छी विचारधारा की हैं, सारा झगड़ा ही विचारधारा का है। जहाँ विचारधाराएं मिलती है तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा रहता है। तो दीपक भाई के परिवार की ओर से दीपक भाई के परिवार को हमारे चैनल की ओर से शुभकामनाएं। और जो ये जो है समाज के लिए कर रहे हैं, शंकर भगवान, लॉर्ड शिवा इनको जो है इनके बच्चों के रूप में इनको इससे 100 गुना वापस दें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और हमारी ओर से जाटों के कलेक्टर भाई दीपक फोगाट को दोबारा जो है धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। अब दीपक भाई कुछ बोल सकते हैं तो बातें तो चलती रहेंगी। तो दीपक भाई आप भी एक हमेशा ने आशीर्वाद दे के और जो है कुछ 2 शब्द बोल के इस जो ये अच्छे वातावरण में जो ये बात हुई इसको पूरा करो। थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बच्चे कनाडा में पले बड़े हैं और जो है पूरी हरियाणवी बोलते हैं। तड़के उठ के न चूरमा मांग ले हैं तो मोस्टली जो है ब्रेकफास्ट में पूड़े खाते हैं। मेरी वाइफ को तड़के उठते बड़ा बेटा तो कह दिया करे मम्मी वो पूड़े बना दियो ब्रेकफास्ट के खातिर। तो और घर पे पूरा प्रॉपर हमारा इंडियन खाना खाते हैं। गांव में आते हैं, मैंने गांव में जो घर बनाया इसी पर्पज़ से बनाया कि ताकि मेरे बच्चे जब इंडिया आए तो मेरे गांव में रह सके। हमारा घर है चंडीगढ़ में ऐसे तो पहले जो है चंडीगढ़ जाते थे बच्चे। फिर मैं कहा भाई तुम कनाडा तो आए यार, चंडीगढ़ गए तो फिर वो तो मज़े ही वाली बात नहीं ना। तो फिर ये हमारा पुराना मकान था, इसको तोड़ के हमने इसको दोबारा से बनाया। ये इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें वो सारी सुख सुविधाएँ हैं जो कनाडा में मेरे बच्चों को चाहिए होती हैं। तो अब वो जब इंडिया आते हैं तो यहाँ गांव में रहते हैं तो आस पड़ोस में जितने घर हैं कदे किसी घर चले जाएँ, किते दूध पी आए, किते जाकर लासी पी आए, किते कुत्ते की पूछ पकड़ के न खेल आए तो खेता में गए, ट्यूबवेल पे नहाया आए। तो वो बच्चे जो है वहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, बट उनमें हर चीज़ जो है वो हमारी जाटों वाली है और हमारी हरियाणवी कल्चर की झलक है। जबकि जब कनाडा हमने जाट कन्वेंशन करवाई थी तो मेरे बेटे ने आके, बड़े बेटे ने, दोनों बेटे मेरे साथ स्टेज पे गए थे और बड़े बेटे ने इवन एक छोटी सी स्पीच भी दी। और उसने बोला कि हाँ मैं बड़ा होके मैं अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जो काम आज मेरे पापा और मेरे चाचा कर रहे हैं मैं उसको हमेशा कंटिन्यू रखूँगा। तो जो आपके बड़े बेटे ने स्पीच दी वो इंग्लिश में दी, हरियाणवी में? हरियाणवी में। अच्छा, हरियाणवी में लठगाड़ा। बिल्कुल आके उसने सबको बड़े तरीके के साथ भाई सारे ताऊ ताइया ने, चाचे चाचिया ने, भाई बहना ने, सब ने छोटे फोगाट का राम राम। तो बड़े तरीके से उसने जो है, इवन 13 साल का बच्चा है और बड़े ढंग से उसने जो है वो स्पीच दी। तो मैं और मेरा परिवार, इवन जो बच्चे हैं वो ग्रो अप ऐसे इस तरीके से हो रहे हैं कि जो हमेशा हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। और जो भी हमसे हो पाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो हेल्प हो, चाहे
वो कंसल्टेंसी हो, चाहे वो जॉब हो, जो भी जिस भी चीज़ जो भी हम कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर ऑल यू गाइज। फोगाट परिवार हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपको गुड लक कहता हूं कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। आपके जो सपने हैं वो सभी पूरे हों। और हम भाइयों की तरफ से जो कुछ कभी भी कोई भी काम हो, कुछ भी चाहिए होगा, अगर कुछ हम कर पाए आपके लिए तो हम जरूर जो है हम उसके लिए तत्पर है और हम जरूर करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जाट।